उत्पत्ति हुई थी, जरा गौर से समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब पृथ्वी आग का गोला ही थी, और ये कोई लगभग 460 करोड़ वर्ष पुरानी बात है। धीरे धीरे इस आग के गोले का क्रमिक विकास हुआ, एवोल्यूशन हुआ, और ये हमारे वर्तमान पृथ्वी तक, जो वर्तमान पृथ्वी का स्वरूप है, ऐसा कुछ विकसित हुआ। ठीक, तो ये पूरा टोटल एज ऑफ अर्थ, यानी ये पूरी पृथ्वी की आयु अगर मैं कहूं तो यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, ठीक। अच्छा, जैसे अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाता है कि आपकी आयु कितनी है, मान लीजिए सपोज आपने कहा कि 10 वर्ष। ठीक, पूछा गया अच्छा महीनों में बताओ, तो आपने कहा भाई 10 गुणे 12 100, एक वर्ष में 12 महीने तो 120 महीने। आपसे कहा हफ्तों में बताओ, तो 52 हफ्ते, ऐसे कुछ होता है ना, तो आप हफ्तों में बता दिए। तो आपकी उम्र वर्ष महीनों हफ्तों इस तरह आप कैलकुलेट करते हैं। तो जरा समझिए, उसी तरह जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, भूगर्भ शास्त्री होते हैं, इस पृथ्वी की संपूर्ण आयु को गौर से समझिएगा, पृथ्वी की संपूर्ण आयु को कुछ एराज, इपोक, ऐसे कुछ कुछ डिवीजन करते हैं, और पीरियड, अभी आगे ये चीजें स्पष्ट होंगी। ये संपूर्ण पृथ्वी की आयु का कुछ ऐसे डिवीजन है, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा, नियोजोइक एरा, ऐसा कुछ डिवीजन करते हैं। ठीक, इस चीज को आप समझ जाएंगे। डेफिनेटली आपने ज्योग्राफी में भी इस तरह की चीजें देखी होंगी। एक्चुअली यहाँ ज्योग्राफी का भी बहुत यूज होगा, एंथ्रोपोलॉजी की कुछ चीजों को हम यूज करेंगे आपको समझ बनाने के लिए। इससे ज्यादा डेप्थ में मैं कहीं कहीं बहुत डेप्थ में जाऊंगा, सिर्फ आपकी समझ विकसित करने के लिए, ताकि चीजों को, जो बहुत बेकार बेकार टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको रटना ना पड़े। आपसे सोते हुए भी कोई उठा के पूछे तो आप तुरंत बता दें, उसकी क्लैरिटी नॉर्मली किताबों में नहीं रहती, तो इसलिए हम बेसिकली डेप्थ में जाएंगे। ठीक, तो इस पूरी पृथ्वी की आयु को ऐसे कुछ एराज में डिवीजन किया जाता है, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, मेसोजोइक। ठीक, अच्छा, जब पृथ्वी आग का गोला थी, जरा गौर करिएगा, तो क्या इस पे कोई जीवन रहा होगा? डेफिनेटली नहीं रहा होगा। यानी 460 करोड़ वर्ष पहले, जरा ध्यान से समझिए, 460 करोड़ वर्ष पहले अगर मैं कहूं तो पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं। ठीक, लगभग 100 करोड़ साल बाद, लगभग मैं बात कर रहा हूं, लौंगे मत लगिएगा, कहीं किताब में आपने देखा कि 359 लिखा है, तो सर एकदम आपने गलत बता दिया। लगभग 360 करोड़ वर्ष बाद इस पे जीव की उत्पत्ति होती है। तो आप समझ ही रहे हैं कि शुरुआत में एक कोशिकीय जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक, धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स जीवों का विकास होता है, और इसी क्रम में मानव का कैसे विकास होता है, बेसिकली हमारा कंसर्न वो है। हमारा कंसर्न आपको ये नहीं बताना है कि कैसे वर्टिब्रेट्स आए, तो कैसे रेप्टाइल आए, कैसे एज ऑफ फिश आया, ये सब हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आखिर आदमी कैसे आया और कहां से उससे प्रश्न बनेंगे, ये समझाना हमारा मूल उद्देश्य है। तो जरा समझिए, जब पृथ्वी आग का गोला थी तब इस पर कोई जीवन नहीं था। धीरे 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 पृथ्वी पर जीवन आएगा, और कैसे मनुष्य इवॉल्व होगा मैमल से, बेसिकली वो हमारा बताना उद्देश्य है। ठीक, तो आइए जरा सा आगे बढ़ते हैं, जरा इन एरास को देखते हैं। देखिए, ये है एरा, जिसको आपको मैंने अभी बताया, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, इस तरह तमाम, सेनोजोइक, नियोजोइक, इस तरह एराज अभी आएंगे। इनको हम एपोक युग में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, ऐसे आएगा। उसको फर्दर पीरियड में डिवाइड किया जाता है। हिंदी कोशिश कीजिएगा बचिएगा, क्योंकि कंफ्यूज करेगी हिंदी। महाकल्प, युग, कल्प, शक लिख दिया है मैंने, लेकिन कहीं कहीं आप थोड़ा सा उसको बचाइएगा। ठीक, तो इस तरह के डिवीजन हमको एकदम नहीं पढ़ने हैं। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखा, अब रटने मत लगिएगा कि मां कसम सारा कुछ रट डालूंगा, इसकी जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है मैं वो आपको बताता हूं, सिर्फ उन्हीं चीजों पे आप फोकस करेंगे। ये मैंने बताया ना कि चूंकि सारी चीजें लिंक्ड रहें, उसलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक, तो जहां जरूरी होगा वही ध्यान देना। तो जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस पीरियड की, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस पीरियड की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं, हम बेसिकली उस पर कंसंट्रेट करते हैं। और मैं बताऊं कि आप इन महत्वपूर्ण विशेषताओं में भी दो चीजों को देखते हैं, दो चीजों को। एक, जीवन की उत्पत्ति कैसे हो रही है, जरा गौर करिएगा, और दूसरा, स्थलाकृतियों की या लैंडफॉर्म्स की। जीवन की उत्पत्ति कैसे हो रही है और लैंडफॉर्म्स कैसे बन रहे हैं। स्थलाकृति मतलब, भाई आप पढ़ते हैं ना इस तरह की चीजें, कि अरावली कब आया, ठीक, आप पढ़ते हैं विंध्यन रेंज कब आया, आप पढ़ते हैं कि कोयला कार्बोनिफेरस में आया, इस तरह की चीजें पढ़ते होंगे। हिमालय कब, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, इस तरह कब कब आई, इस तरह की चीजें आप लैंडफॉर्म्स को पढ़ते हैं। भारत के रिस्पेक्ट में तो इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में भी पढ़ते हैं।
तो जरा गौर करिएगा इन पीरियड्स में महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक तो हम स्थलाकृतियों के बारे में देखते हैं, वो मेरा विषय नहीं है। जहां जरूरी होगा सिर्फ वहां हम टच करेंगे, वहां मैं बताऊंगा, उसका जिक्र करूंगा। दूसरा, जीवन से संबंधित, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, इनफैक्ट वो भी मेरा विषय नहीं है। सिर्फ हम मैमल्स को देखेंगे और इन स्तनधारियों से, मैमल्स स्तनधारियों से कैसे मानव आया वो देखेंगे। ठीक, तो इसलिए ये सब जितनी चीजें मैं बता रहा हूं वो सिर्फ आप चीजों को कनेक्ट कर सके इसलिए बता रहा हूं, इसको एकदम रटने मत लगिएगा। सवाल आप सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के बाद, जहां जहां क्वेश्चन सॉल्व करते समय पूरे लेक्चर का उपयोग लगे, सिर्फ उन्हीं पे उस एरिया पर कंसंट्रेट करना है। अनावश्यक ये सब चीजें रटनी नहीं है। बच्चों को सब बड़ा अच्छा लगता है कि सारी चीजें मुझे याद हो, ऐसा नहीं करना है। ये कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन तमाम लगता है एकदम पूरा सब लाइन से पता हो मुझे, ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। जीवन में भी मेरा उद्देश्य ये सब नहीं बताना है, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स, एज ऑफ फिश, एज ऑफ एम्फीबियंस, एज ऑफ रेप्टाइल, आता भी नहीं सवाल नहीं आता। शुरुआत में जीवन नहीं था, बाद में जीवन की शुरुआत होती है सूक्ष्म जीव से। बेसिकली कहां से हम समझने का प्रयास करेंगे, आइए हम इसको देखते हैं आगे। सेनोजोइक में, टर्शियरी काल में, पैलियोसीन युग में स्तनधारी समूह मैमल्स का विकास होता है। बेसिकली ये हमारा कंसर्न है, ये हमारा कंसर्न है। और आगे जैसे देखिए, इयोसिन में ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, इयोसिन, ओल्गोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन में हिमालय। आप ओरिजिनी पढ़ते हैं, पर्वत निर्माण ज्योग्राफी में इस तरह की चीजें पढ़ते हैं ना, टर्शियरी काल में कैसे फोल्डेड माउंटेन, क्या क्या इस तरह की चीजें पढ़ते हैं। शिवालिक का उपयोग हम करेंगे क्योंकि वहां से रामापिथेकस के साक्ष्य मिले थे। तो ये सब चीजें बस जानते रहिए, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। तो जरा गौर करिए, सेनोजोइक एरा है, नियोजोइक एरा है, टर्शियरी पीरियड, क्वार्टरनरी, और इसमें इस तरह के, सॉरी, एपोक, और ये पीरियड्स, इसमें इस तरह के कुछ डेवलपमेंट। देखिए ये क्वार्टरनरी एज में प्लीस्टोसिन और होलोसिन दो डिवीजन है। ये आइस एज का समय है और इसमें होलोसिन में आइस एज खत्म हो जाता है। इसको भी बहुत डिटेल से हमें जानना है, क्यों जानना है अभी जस्ट आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ हमारा संबंध है स्तनधारी समूह से, मैमल से, और मैमल से कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ, बेसिकली ये चीज हमें जाननी है। तो जरा गौर करिए कि ये पीछे जितनी स्टोरी है ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। आगे की जो ये स्टोरी है इसमें स्तनधारी समूह कब आए और कैसे इवॉल्व होंगे ये जानना है। और आइस एज का भी हम उपयोग करेंगे, कहां करेंगे वो आगे आपको पता चल जाएगा। जब आपके पास स्लाइड्स में रहेंगी चीजें तो आप उसको पलट के देख सकते हैं कि जब आगे आइस एज आएगा, जैसे जब मैं पाषाण युग पढ़ाऊंगा तो इसका बहुत व्यापक तौर पे उपयोग होगा कुछ चीजों को समझाने के लिए। ठीक, क्वार्टरनरी ग्लेशिएशन बोलेंगे, अन्य चीजें अभी आप लेक्चर में आगे देखेंगे। तो आइए मैमल्स को बेसिकली हम समझते हैं और मैमल से कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है मैमल्स का, मान लीजिए एक ग्रुप, पूरा बड़ा सा, बड़ा वाला गोला समझिए। इसमें कई सब ग्रुप्स हैं, जैसे एक सब ग्रुप ये है मैमल्स का, एक सब ग्रुप ये है, एक सब ग्रुप ये है, और एक सब ग्रुप ये है जिसको हम प्राइमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमेट्स। ठीक, इसी प्राइमेट्स में एक ग्रुप है होमिनॉइड्स का। क्या मैं कह रहा हूं? इसी प्राइमेट्स में एक ग्रुप है होमिनॉइड्स का, और इसी होमिनॉइड्स में आते हैं एप, जिससे आदमी इवॉल्व होगा। अभी मैं बताता हूं, देखिए ज्यादा गहराई में नहीं जाना। एप को भी देखेंगे तो ग्रेट एप्स, स्मॉल एप या लेसर एप्स में बांटेगा। स्मॉल एप्स में बेसिकली गिब्बन आता है, ग्रेट एप्स में चिंपांजी, ह्यूमन सारे आएंगे। इन सब चीजों पे बहुत फोकस मत, जितना मैं बता रहा हूं वो आपकी रेंज से 4 गुना ज्यादा है, उससे ज्यादा रेंज बढ़ाने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं आप समय खराब करेंगे। और ये सारा कुछ मैं इसलिए बता रहा हूं कि सारी स्टोरी को आप कनेक्ट कर सकें, यानी आदमी जब एग्जिस्टेंस में आया और क्यों पाषाण युग आ रहा है, क्यों ताम्र पाषाण आ रहा है, आगे कैसे चीजें कनेक्ट हो रही हैं, इस वजह से ये चीजें आपको बताई जा रही हैं। तो मैमल्स में भाई प्राइमेट्स एक सब ग्रुप है, उसमें होमिनॉइड्स आते हैं जिसके अंतर्गत एप को रखा जाता है। इसी होमिनॉइड्स से होमिनिड का डेवलपमेंट होता है। एक्चुअली अगर होमिनॉइड्स को देखेंगे और होमिनिड को देखेंगे, होमिनिड्स को देखेंगे तो है क्या, ये बेसिकली 4 पैरों वाले थे, इससे इवॉल्व हुए 2 पैरों वाले। ब्रेन की साइज इनकी छोटी थी, ये ब्रेन की साइज बड़ी हो जाएगी। इस तरह से होमिनॉइड्स में से होमिनिड इवॉल्व होंगे, और इसी होमिनिड्स से आगे ऑस्ट्रेलोपैथिकस, और ऑस्ट्रेलोपैथिकस से फिर होमोजीनस, होमो की ढेर सारी शाखाएं निकलेंगी, और फाइनली होमो सैपियंस तक हम पहुंचेंगे। जरा गौर करिए मैं क्या कह रहा हूं। होमिनॉइड्स, होमिनिड्स मैंने बताया, अगर आप इनमें अंतर करना चाहेंगे तो ये 4 पैरों वाले हैं, ये 2 पैरों वाले हैं, इनके ब्रेन का साइज छोटा है, ये धीरे धीरे ब्रेन का साइज बड़ा हो रहा है। इसके कई जीनस होंगे, जिसमें से एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस
होमो, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण है। ये भी कैसे इवॉल्व होते हैं ये लिंक्ड है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है वो कैसे होमो में, सारी कहानी ये लिंक्ड है, लेकिन ये चीजें आपको बेसिकली नहीं समझनी। ठीक, तो जरा गौर करिए मैं क्या बताना चाह रहा था कि मानव का एवोल्यूशन कैसे हुआ है स्तनधारियों से। स्तनधारियों का भी एक सब ग्रुप है प्राइमेट्स। इन प्राइमेट्स में से होमिनॉइड्स थे, उसी के अंतर्गत एप्स को रखा जाता था, उससे होमिनिड्स आए, होमिनिड्स से ही आगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो जीनस इवॉल्व होते हैं और इवॉल्व होते होते होमो सैपियंस तक पहुंचते हैं बेसिकली। ठीक, तो जरा देखिए इसके आगे की कहानी थोड़ा सा। आइए अब मानव के उद्विकास की कहानी को हम बेसिकली देखते हैं। जरा गौर करिए, 460 करोड़ वर्ष पूर्व की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तब इस पर कोई जीवन नहीं था। आगे लगभग 360 करोड़ वर्ष पूर्व इस पर जीवन आता है, लेकिन वो कैसे एक कोश की जीव होते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते कुछ कॉम्प्लेक्स जीव आते हैं। लगभग ये सब रटना एकदम नहीं है, ये स्टोरी कैसे कनेक्ट हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आगे 3 करोड़ वर्ष पूर्व बेसिकली एप आते हैं, और इन्हीं एप्स में से ह्यूमन का एवोल्यूशन होता है। और दो एप्स जो रहते हैं ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, इसी रामापिथेकस से स्टोरी आगे कनेक्ट हो जाएगी और ह्यूमन इवॉल्व होगा। ठीक, तो मैं क्या कह रहा हूं जरा समझिए। पहले पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं, फिर जीवन आता है, फिर धीरे धीरे एप्स आते हैं, फिर इसमें एप्स में ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस दो रहते हैं बेसिकली। ये थोड़ा मैन लाइक फीचर्स इसके अंदर रहते हैं, और यहां से बेसिकली एवोल्यूशन होता है होमो सेपियंस तक, और यही हमें बेसिकली देखना है। यानी हम रामापिथेकस से अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे और होमो सेपियंस तक बढ़ेंगे। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं चीजों को। देखिए ये एक ऐसे ही मतलब समझिए, आपको समझाने के लिए बताया गया है क्या, कि आप इसको रामापिथेकस समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? रामापिथेकस। जरा सा समझिए चीजों को। 3-4 फीट लंबा बेसिकली था, और मैं कहूं कि पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट वैली वाले एरिया में बेसिकली ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता था। अगर आप गौर करेंगे तो ये पेड़ों पे रहने के लिए बेसिकली इसका अनुकूलन हुआ था, पेड़ों पे। इसी वजह से जरा आप इसके हाथ देखिए, तो बेसिकली ये हाथ किस लिए ज्यादा उपयोगी है? पेड़ को पकड़ के झूलने के लिए, इस तरह की चीजों के लिए। लेकिन धीरे धीरे अभी मैं बताऊंगा, जब आइस एज खत्म होगी, चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक, पृथ्वी गर्म होगी, घास फूस निकलेंगे, तो ये सब क्या करेंगे? उतर के जमीन पर आएंगे। और जब जमीन पर आएंगे, जरा गौर करिए कि आप पेड़ पर इस तरह के जीव की कल्पना कीजिए, और जब ये जमीन पे उतरेगा और चलना चालू होगा, तो इसके हाथ और पैर का विकास जो है जमीन के हिसाब से होगा, और धीरे 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 ये सीधा खड़ा हो सकने वाला मानव में तब्दील हो जाएगा, जिसको हम आगे क्या कहेंगे? होमो इरेक्टस। इरेक्ट मतलब आप जानते होंगे कि सीधे खड़े होना, होमो इरेक्टस आएगा। इस तरह ह्यूमन का बेसिकली एवोल्यूशन हुआ है, और यहाँ आके होमो सैपियंस बनेगा। तो कैसे इवॉल्व हो रहा है? 4 पैरों पे चल रहा है, धीरे धीरे सीधा खड़ा होगा, जब ये हाथ फ्री होंगे तब औजार बनाना चालू करेगा, स्टोन के टूल्स बनाना चालू करेगा। होमो हैबिलिस कहेंगे, हैबिलिस मतलब हैंड से मतलब है उसका, तो टूल मेकर बोलेंगे। और फिर धीरे धीरे होमो इरेक्टस, और इस तरह एवोल्यूशन मनुष्य का ऐसे आगे होगा। ठीक, तो आइए देख लेते हैं बेसिकली रामापिथेकस से कैसे इवॉल्व हो रहा है आदमी, और कैसे बेसिकली किन चीजों पे हमें फोकस करना है, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखिए, रामापिथेकस लगभग 150 लाख वर्ष पूर्व एग्जिस्ट करता था पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट वैली में। तंजानिया, इथियोपिया, इस तरह के जो देश है बेसिकली, वहां पे ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बेसिकली रहा करते थे। ठीक, आगे चलकर शिवालिक पहाड़ी से भी इसके साक्ष्य मिलेंगे। 1930 में रिचर्ड लेवी ने इसके साक्ष्यों को खोजा था, और उसे रामापिथेकस और शिवापिथेकस इस तरह की कुछ संज्ञा दी थी। ठीक, अब रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस 60 से 20 लाख वर्ष पूर्व एग्जिस्ट करते थे। कोई डेट नहीं रटनी है, जो मैं बताऊंगा सिर्फ उन्हीं को ध्यान देना है। ठीक है, जरा समझिएगा। फिर इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक, ये मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। आदि पूर्वज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बाद से बेसिकली, इसके बाद से मानव के विकास में कंटिन्यूटी पाई जाती है। जरा समझिए, इसके पहले वालों से कई चेन निकलती थी, तमाम तरह के एप्स थे, लेकिन ऑस्ट्रेलोपैथिकस से मानव के विकास में एक कंटिन्यूटी पाई जाती है। इसी ऑस्ट्रेलोपैथिकस से होमोजेनस वाले आते हैं, और होमोजेनस में इवॉल्व होते होते होमो सेपियंस आता है। इसी वजह से अगर मानव का आदि पूर्वज कहा जाए तो वो कौन है? ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ठीक, तो आदमी 4 पैरों पे चल रहा है, रामापिथेकस। धीरे धीरे क्या हो रहा है? वो जमीन पे आ रहा है, पहले पेड़ों पे रहता था, जब जमीन पे आ रहा है तो दौड़ने के क्रम में उसके हाथ पैर का विकास उसी तरह हो रहा है। पहले पेड़ों पे रहने के क्रम में हाथ पैर का विकास दूसरी तरीके से उसका अनुकूलन हुआ।
ठीक, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और जब वो धीरे धीरे खड़ा होगा तो हैंड्स फ्री होंगे, उपकरण बनाना चालू करेगा, तो उसके बाद आ जाएंगे होमो हैबिलिस, जिनको द टूल मेकर या औजार निर्माता बेसिकली कहा जाता है। ठीक, इसके बाद होमो हाइडलबर्गेंसिस कहते हैं। हाइडलबर्ग बेसिकली एक जर्मनी में स्थान है, वहां से इसके साक्ष्य मिले थे। तो देखिए ये जो होमो वाले जीनस वाले जो नाम हैं, वो या तो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होंगे, यानी अगर वो सीधा खड़ा हो सकने वाला है तो हमने कहा होमो इरेक्टस, गौर करिएगा, और अगर वो हाथ से काम कर रहा है, औजार निर्माता है, तो हमने कहा होमो हैबिलिस। ठीक, लेकिन जैसे होमो हाइडलबर्गेंसिस यानी हाइडलबर्ग से मिला, नियंडरथल नदी घाटी से मिला, तो वो जो नाम होगा वो जहां से उसके साक्ष्य मिले वहां के आधार पे रखा जाएगा। तो ये होमोजीनस के जो नाम है या तो कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे होंगे या फिर उनके साक्ष्य जहां से मिले उसके आधार पर ये नाम रखे जाएंगे। तो होमो हैबिलिस, होमो हाइडलबर्गेंसिस, इसके बाद देखिए होमो इरेक्टस, जरा समझिएगा ये महत्वपूर्ण है। इरेक्ट मतलब होता है सीधा खड़ा हो सकना, तो सीधा खड़ा हो सकने वाला बेसिकली ये मानव था। जरा गौर करिएगा, इसके साक्ष्य दो जगह से मिले हैं, एक जावा से मिला है और दूसरा बीजिंग से मिला है, यानी चीन से मिला है। जावा कहां? इंडोनेशिया। बीजिंग यानी चीन। तो जो जावा से इसका साक्ष्य मिला है, जरा गौर करिएगा, उसको कहते हैं जावा मैन, और बीजिंग से जो साक्ष्य मिला है उसको क्या कहते हैं? पेकिंग मैन। ये तो एक लेमैन के लैंग्वेज में हो गया, कह दिया जावा मैन और पेकिंग मैन, लेकिन उसको एग्जैक्टली कहते क्या है? पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस और सिनेंथ्रोपस इरेक्टस, ये उसका साइंटिफिक नेम है। और इसी पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस यानी जावा मैन ने क्या किया था? अग्नि का आविष्कार किया था। देखिए इस तरह की चर्चा अक्सर लोग करते रहते हैं इतिहास में, वो कुछ तथ्यों को जान जाते हैं और इनफैक्ट वो भी नहीं जानते अग्नि का आविष्कार कब हुआ था भाई। पूरा पाषाण में, मध्य पाषाण में, नव पाषाण में, इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। ठीक, और किसी को लॉजिक नहीं पता कि अगर हम कुछ कह रहे हैं कि पूरा में हुआ, मध्य में हुआ, नौ में हुआ, तो वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या लॉजिक है, हम कैसे कह रहे हैं, जरा गौर करिएगा। और एक बात और बता दूं कि अग्नि का आविष्कार या अग्नि की खोज या अग्नि के बारे में पता चलना एक अलग चीज है और अग्नि का उपयोग एक अलग चीज है। तो अग्नि की खोज तो भाई कर दी थी होमो इरेक्टस ने, यानी आप समझिए 15 लाख वर्ष पूर्व की बात हो रही, तो ये पूरा पाषाण काल में आएगा। मैं बता रहा हूं अभी आगे पाषाण काल की कहानी इसी से कनेक्ट हो जाएगी। ये उतना महत्वपूर्ण प्रश्नों की दृष्टि से नहीं है, लेकिन कनेक्शन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे ये मैं बताऊंगा। ठीक, तो अग्नि के आविष्कार से बेसिकली मानव के जीवन में बहुत बड़ा चेंज आया। क्या चेंज आया जरा समझिए। जब अग्नि का आविष्कार हुआ तो एक तो अगर मैं कहूं उसकी फूड हैबिट, क्या मैं कह रहा हूं, उसकी फूड हैबिट, और दूसरा उसका सर्वाइवल, ये दोनों बढ़ गए, चेंज हो गए। सर्वाइवल कैसे उसका बढ़ गया जरा समझिए। सर्वाइवल कैसे बढ़ गया? जंगली जानवरों से बचाव करना अग्नि उसकी हेल्प करेगी। बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, मैं आइस एज को बताऊंगा अभी आगे, अभी जानबूझ के मैंने आइस एज को विस्तार से नहीं बताया, जहां उसका यूज होगा बताऊंगा। बहुत अधिक ठंड अगर हो रही है वहां अग्नि उसकी हेल्प करेगी, सर्वाइवल देखिए उसका बढ़ रहा है। ठीक, इसके अलावा अगर मांस खाना हो तो अग्नि में पका के खाएगा तो भी सर्वाइवल बढ़ेगा कच्चा मांस की तुलना में। ठीक, अब देखिए फूड हैबिट कैसे चेंज हो गई, शाकाहारी की तुलना में अब वो मांसाहारी ज्यादा हो गया। ठीक, अच्छा ये बात कैसे पता चलती है? कोई आपको एक अगर मान लीजिए एक खोपड़ी मिल गई, एक जीवाश्म मिल गया, तो आप कैसे जानेंगे कि ये शाकाहारी था या मांसाहारी? उसके कैनाइन्स, जैसे आपने शेर के दांत देखे होंगे, जो उसका कैनाइन है वो बेसिकली फाड़ने के लिए, शाकाहारियों में उस तरह की चीजें पाई जाती हैं। तो बेसिकली होमो इरेक्टस के बाद कहीं ना कहीं फूड हैबिट चेंज होती है, अग्नि के आविष्कार के कारण मानव का सर्वाइवल भी बढ़ जाता है। तो ये अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो होमो इरेक्टस को जानते रहिएगा, स्पेशली ये सारे पॉइंट्स को। ठीक, फिर उसके बाद आता है होमो निएंडरथैलेंसिस, मतलब नाम तो पूरा ये है लेकिन आप निएंडरथल अक्सर कह देते हैं। इसका नाम ये क्यों है? क्योंकि निएंडरथल नदी घाटी जर्मनी में ये मिला था भाई। इसको सांस्कृतिक विकास का सूचक इसलिए कहते हैं कि मतलब सांस्कृतिक विकास के सूचक वाला मानव। तो भाई घर बनाता था, अपने कब्र बनाता था, मतलब खोद के उसमें कुछ चीजें डालता था, उस तरह की चीजें चूंकि करता था एक्टिविटीज, इसी वजह से इसको सांस्कृतिक विकास के सूचक वाला मानव कहते हैं। ठीक है, अब आइए क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन होमो सैपियंस से ठीक पहले की अवस्था है। क्या मैं कह रहा हूं? क्रोमैग्नन होमो सैपियंस से ठीक पहले की अवस्था है। और उसके बाद आते हैं होमो सैपियंस, ये आधुनिक मानव कहे जाते हैं। और उच्च पुरा पाषाण काल, अब जहां भी पाषाण काल जब आएगा तब आप इन चीजों को समझ पाएंगे। इनका उद्भव कब हुआ था? बेसिकली उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक, तो जरा मानव के उद्विकास की कहानी आपने समझी कि कैसे बेसिकली रामापिथिकस से, जरा गौर करिएगा, रामापिथिकस से
कैसे इवॉल्व होकर हम होमो सैपियंस तक आए हैं। और अगर मैं उसकी भी बात करूं, मतलब उसकी भी पहले से बात करूं, मतलब अब मैं उस चीज को समराइज करना चाह रहा हूं, जरा समझिए। समराइज मतलब कि 460 करोड़ वर्ष पहले यार पृथ्वी आग का गोला थी, कोई जीवन नहीं था। लगभग 360 करोड़ वर्ष पहले जीवन आया, तो शुरू में एक कोशिकीय जीव थे, आगे चलकर कॉम्प्लेक्स जीवों का विकास हुआ, और उसी कॉम्प्लेक्स जीवों के विकास के क्रम में आगे मैमल्स आए। उस मैमल्स का एक सब ग्रुप था प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में ही होमिनॉइड्स थे, जहां एप्स थे। होमिनॉइड से होमिनिड आते हैं, होमिनिड से फिर आगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो जैसे जीनस इवॉल्व होते हैं, और इसी होमो जीनस का एक्सट्रीम यानी जो हम लोग हैं होमो सैपियंस आता है। तो ये बेसिकली, और ये जो काम कर रहे हैं बेसिकली ये लोग, जरा गौर करिएगा, ये लोग काम जो कर रहे हैं, जैसे कोई अग्नि का आविष्कार कर रहा है, कोई पाषाण उपकरण बना रहा है, इन सब का उपयोग हम कहां करेंगे अभी आगे, जब पाषाण युग पढ़ेंगे। ठीक, तो ये कहानी हो गई। अब एक इंटरेस्टिंग बात है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इंटरेस्टिंग बात ये है, ये जो आदिमानव टाइप के लोग थे, यानी ये जो रामापिथिकस था, ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, हैबिलिस था, इरेक्टस था, या जो भी था, ये भारत में थे क्या भाई, या अफ्रीका में ही झिंगा लाला हुमूम कर रहे थे, यहां नहीं करते थे? तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में क्या इनके कहीं साक्ष्य मिले? क्या अफ्रीका से ये घूमते टहलते भारत आए, या भारत में भी इवॉल्व हुए? इस तरह की चर्चा अक्सर होती है। तो बट ऑब्वियस है, ये महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारत में जहां से भी इनके साक्ष्य मिलेंगे वो महत्वपूर्ण हो जाएगा और वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारत में आदि मानव को आइए जरा सा हम देख लेते हैं, और वो पक्ष महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में मानव प्रजाति, जरा इस चीज को समझिए, अगर समय के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो जरा गौर करिएगा, 22 लाख वर्ष पूर्व, यहां मैंने 25 लाख भी लिख दिया, देखिए वर्ष में वेरिएशन मिलेगा, लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहिए कि कभी ऐसा नहीं करेगा कि आपको दोनों देके फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि बेसिकली रेंज है। कोई ऐसा इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट नहीं पैदा हुआ जो कह दे कि इस डेट को इस समय ऐसा हुआ या इस तारीख का वो था। ये सब चीजें रिसर्च की, लेकिन हाँ फिर भी आपको वो चीजें, एक रेंज भी सही पता होना चाहिए। मतलब ये 22 या 25 लाख अगर मिल रहा है, 25 लाख से 22 लाख के बीच है, तो आप इसको 45 मत करिए, क्योंकि आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, जहां मैंने आपको वो सेनोजोइक और नियोजोइक एरा बताया, प्लायोसीन, इयोसीन, मायोसीन, इस तरह की जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसमें ना फर्क हो जाए। ठीक, तो ये कहीं कहीं 25 लाख, कहीं 22 लाख के रेंज में मिलेगा। शिवालिक पहाड़ी कोतवार का पठार है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, वहां से मानव खोपड़ी के जीवाश्म मिले, पाषाण उपकरण आदि मिले। और क्या कहा गया, ये लोग कौन थे बेसिकली, रामापिथिकस और शिवापिथिकस, इन्हें नाम दिया गया। याद कीजिए रिचर्ड लेवी के बारे में भी मैं बता रहा था। तो भारतीय उपमहाद्वीप में, इनफैक्ट इसको भारत में भी कहने के बजाय अगर ज्यादा एप्रोप्रिएट कहना हो तो भारतीय उपमहाद्वीप में कह सकते हैं, क्योंकि ये भारत में तो नहीं है भाई, ये पाकिस्तान में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 14 लाख वर्ष पूर्व, इसी तरह कुछ लोग इसको 6 लाख वर्ष पूर्व भी ठहराएंगे। मैंने बताया ना, 14 से 6 लाख वर्ष पूर्व के बीच की बात है। महाराष्ट्र के बोरी से जो है कुछ पाषाण उपकरण मिले, यानी कि एक अनुमान ये लगा कि कुछ पाषाण उपकरण अगर उस काल के मिल रहे हैं, जरा समझिए, अगर मैं कहूं 6 लाख वर्ष पूर्व की, दरअसल रामशरण शर्मा ने 6 लाख वर्ष पूर्व बताया है अपनी एनसीईआरटी, जब उनकी देखेंगे आप, तो बोरी पूरा एक पैरा उन्होंने अपना लिखा है कि वहां से ऐसे मिले। इसी वजह से भारत में जो पूरा पाषाण युग का प्रारंभ है, उस डेट को वो 6 लाख कहते हैं। ठीक, अभी इस पे चर्चा मैं आगे पूरा पाषाण में करूंगा जब पाषाण युग आएगा। ऐसे समझ रही है कि 14 लाख से 6 लाख वर्ष पूर्व के बीच बोरी महाराष्ट्र से पाषाण उपकरण मिले, तो उससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ वो मानव रहा होगा, ये जो आदि मानव रहा होगा, उसके एग्जिस्टेंस के पता चले। और 2 लाख वर्ष पूर्व हथनोरा ग्राम, हथनोरा ग्राम नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से मानव की खोपड़ी मिली। पहले इसे कहा जाता था कि ये होमो इरेक्टस है। क्या है, होमो इरेक्टस। याद कीजिए होमो इरेक्टस काफी पहले। ठीक, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि संभवतः ये प्रोटो होमो सैपियंस है। प्रोटो होमो सैपियंस का मतलब समझिए, अभी मैंने आपको प्रोटो बताया था, प्रोटो का मतलब ठीक पहले वाला, यानी होमो सैपियंस के ठीक पहले का है। एग्जैक्टली ये होमो सैपियंस नहीं है मानव खोपड़ी, बल्कि ये होमो सैपियंस से थोड़ा पहले के स्टेज की लगती है, ऐसा ऐसा कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामशरण शर्मा कहते हैं, तो मैं उन्हीं की बात बोल रहा हूं। खैर, तो देखिए भारत में जो मानव प्रजाति है, या भारतीय उपमहाद्वीप में जो मानव प्रजाति के साक्ष्य हैं, वो बेसिकली ये साक्ष्य हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मानव के, भारत की बात करूं, आपसे एक प्रश्न पूछूं, क्या प्रश्न होगा कि भारत में, गौर करिएगा प्रश्न तो, मानव के जीवाश्म सबसे पहले कहां मिले? भारत में मानव के जीवाश्म सबसे पहले कहां मिले? तो क्या भाई एक ऑप्शन दे दूं बोरी में, दूसरे हथनोरा ग्राम में, हथनोरा ग्राम या नर्मदा घाटी में, और ये तो खैर आप
निकाल ही देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। चलिए दोनों में से बताइए, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि भारत में प्राचीन मानव के जीवाश्म सबसे पहले कहां से मिले? तो उसका सही आंसर होगा नर्मदा घाटी। क्यों नर्मदा घाटी सही आंसर होगा जरा समझिए, क्योंकि ये पाषाण उपकरण मिले हैं, मानव के जीवाश्म नहीं मिले। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अगर कहा जाए कि सबसे पहले जीवाश्म मानव के कहां मिले, तो नर्मदा घाटी। और इस नर्मदा घाटी को हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जब मैं मध्य पाषाण और पूरा पाषाण और इस तरह की चर्चा करूंगा, तो उसमें मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मध्य प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है कि चाहे आदमगढ़ हो, होशंगाबाद में है, चाहे भीमबेटका हो, भीमबेटका की गुफाएं हो, रायसेन में है, वहीं बगल में जो है हथनोरा ग्राम सीहोर में हो, चाहे सीधी में हो, मतलब तमाम उसके जो जिले हैं जहां से इंपॉर्टेंट मानव के रॉक शेल्टर्स मिले हैं और उससे कैसे प्रश्न आते हैं, वो मैं बहुत डिटेल से चर्चा करूंगा कि आखिर इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो ये चीजें आगे मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के जीवाश्म है और इससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा था, ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव का उद्विकास आखिर कैसे हुआ और भारत में कहां कहां इसके जीवाश्म या इसके साक्ष्य या इसके उपकरण पाए गए हैं। तो अभी तक बेसिकली हम चर्चा कर रहे थे मानव के उद्विकास की। अब पाषाण युग, स्टोन एज का चैप्टर आएगा और वो देखिए कैसे कनेक्ट होता है इस मानव के उद्विकास वाले चैप्टर से, एवोल्यूशन ऑफ मैन वाले चैप्टर से, वो कैसे कनेक्ट होता है। ठीक, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पाषाण युग, स्टोन एज, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, बेसिकली किन संदर्भों के तहत हम इसका अध्ययन करेंगे, इसका वर्गीकरण स्टोन एज का हमें जानना है और समय पे चर्चा करनी है, इसकी सामान्य विशेषताएं जाननी है, उपकरणों के बारे में हमें जानना है, और जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं और उससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं बेसिकली उसके बारे में हमें जानना है। तो मतलब ये 4 चर्चा करनी है तो सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम सामान्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक, सामान्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे और ये क्रक्स है जो मैं सामान्य विशेषताएं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप ये समझ गए तो पाषाण युग से कोई भी सवाल पूछा जाए, मैंने कहा ना कि आपको रटना नहीं होगा, सेकंडों में आप उसका आंसर दे पाएंगे। अभी आप ये मुश्किल से 15-20 मिनट बाद आप देखेंगे जब आपसे पूछा जाएगा। अभी जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले समूह में रहने के प्रमाण कब मिले, जरा समझिए, 4 ऑप्शन दे दूं, निम्न पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च, इस तरह के, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कृषि कब, पशुपालन कब, मतलब ऐसे मैं 20 सवाल पूछ सकता हूं आपसे। तो आप बजरंग बली का नाम लेंगे कि मध्य पाषाण, पूरा पाषाण, मतलब मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग दिल पे मत ले लीजिएगा इसको, मतलब जो बच्चे बेसिकली तैयारी शुरू करते हैं नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं। तो जब मैं समझा लूंगा तो 2 सेकंड में इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम किस पे चर्चा करेंगे, सामान्य विशेषताओं। ठीक है, पाषाण युग, स्टोन एज की आइए कुछ चर्चाएं हम करते हैं। ठीक है, तो अब आपको कुछ एज्यूम करना है। आइए एक स्टोरी आपको सुनाते हैं, उस स्टोरी को ध्यान से सुनिए। ठीक, और जैसे मान लीजिए हम चलते हैं उसी युग में, किस युग में, जब आदमी आदमी नहीं था, एप था, ठीक, वानर था, ठीक है, कपी था और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झिंगा लाला हुम करता रहता था। ठीक, तो कुछ समय के लिए आप मुझी को एज्यूम कर लीजिए कि मैं ही हूं जो झूल रहा हूं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। ठीक, आज मैं दिल्ली में हूं। ठीक, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा अच्छा सर दिल्ली में है, खैर आज मैं दिल्ली में हूं। दिल्ली से मान लीजिए मैं गाजियाबाद निकल गया। ठीक, गाजियाबाद निकल गया, गाजियाबाद से उत्तर प्रदेश चला गया झूलते हुए, झिंगा लाला हुम करते हुए। उत्तर प्रदेश से मैं बिहार निकल गया, फिर वहां ममता दीदी के पास पहुंच गया, वहां से बांग्लादेश चला गया। जरा समझिए, आदमी पहले क्या था, कोई जीवन में स्थायित्व तो नहीं था। मैं क्या कह रहा हूं, जीवन में उसके कोई स्थायित्व तो नहीं था, नोमैडिक था, घुमंतु था। ठीक, खाना पीना कैसे चलता था भाई उसका, खाना पीना ऐसे चलता था कि जैसे वो शिकार कर लिया, कोई जानवर मिला उसका शिकार कर लिया, कहीं उसने कोई पेड़ पे फल वल देखे, गया उसको तोड़ के खा लिया। आज आपको पता है ना कि ये आम का पेड़ है और इस पे जो लगा है वो काफी बढ़िया फल है, तोड़ के खा लिया। पहले तो कई बार जरा एज्यूम कीजिए कि ऐसा भी होता होगा कि तोड़ा, खाया, बाकी लोग दूर से देख रहे हैं उसे और खाते ही पता लगा मर गया, तो समझ गए कि इस पेड़ के पास अब भटकना नहीं। तो बहुत लंबे समय के बाद आदमी ने बेसिकली सीखा कि कौन सा उसके खाने लायक फल है, और जब ये सीख लिया तो उस फलों को फिर कलेक्ट भी करके रख लेता था, जैसे पेड़ से गिर गए या तोड़ के वो क्या करता था, कलेक्ट करके रख लेता था। तो बेसिकली पहले की जो अवस्था थी आखेट की, या खाद्य संग्राहक बोलते हैं, फूड कलेक्टर बेसिकली था, तो इस टाइप की अवस्था थी। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। और इस समय
बेसिकली था क्या, हिम युग था। पूरे दुनिया में जो है बर्फ जमी हुई थी, मौसम बहुत हार्श हुआ करता था, तो ठंड कड़ाके की पड़ती थी। ठीक, तो जरा गौर करिएगा, ये हिम युग का समय था। तो आदमी को जहां कहीं भी गुफा आदि दिखती थी, अब पता लगा उसी गुफा में शरण ले लिया। ठीक, तो जब गुफा में शरण ले लिया, मान लीजिए कि आदमी गुफा में घुस गया, जानते ही आदमी बाई नेचर कलाकार होता है। अब गुफा में घुस गया तो उठा के कुछ पत्थरों से ही गुफा की दीवारों पर पेंटिंग वेंटिंग चित्रकारी करना चालू कर दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, उसने कुछ कुछ चित्रकारी कर दिया जो आज तक, जरा गौर करिएगा, इतने लाखों साल पहले उसने चित्रकारी की, वो आज तक विद्यमान। इसी ड्यूरेशन में जरा समझिए, कभी पत्थरों के टकराने से, या कभी जंगलों में आग लगने से, या किसी भी तरीके से जो है उसको अग्नि के बारे में ज्ञान हो गया। अग्नि के बारे में क्या हो गया, ज्ञान हो गया। हालांकि उसके उपयोग से वो बहुत लंबे समय बाद परिचित हो गया। ठीक, तो आदमी की एक कंडीशन ये थी भाई, धीरे धीरे जरा गौर करिएगा, हिम युग क्या होगा, समाप्त होगा। पृथ्वी थोड़ा सा गर्म होना चालू होगी, और जब गर्म होना चालू होगी तो घास फूस, छोटी वनस्पतियां इस तरह के निकलना चालू होंगे, छोटे मोटे जानवर भी, उसी तरह की बायोडाइवर्सिटी भी निकलेगी भाई। ठीक, जब पृथ्वी गर्म होगी तो मनुष्य क्या करेगा, पेड़ से उतर आएगा नीचे, कहा, मैदानों में आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए, कहा आ गया, मैदानों में आ गया। तो क्या एक ही आदमी मैदान में आएगा, क्या मैं ही सिर्फ मैदान में आऊंगा? आप लोग भी जहां जहां झिंगा लाला हुमुम कर रहे हैं, उतर के कहा आ जाएंगे, मैदान में आ जाएंगे, और मैदान में आते ही सबकी मुलाकात हो जाएगी भाई। ठीक, आपस में मिलेंगे और ग्रुप बना लेंगे। तो ये तो थी मजाक की बात कि सब पेड़ से उतरे और ग्रुप बना लिए। ग्रुप इस वजह से नहीं बना था कि सब पेड़ से उतरे और मिल गए। ग्रुप बेसिकली किस लिए बना था, जब सभी लोग पेड़ से उतरेंगे तो चाहे शिकार करने की बात हो, जरा समझिए, ग्रुप में शिकार करना आसान होता है। चाहे अगर कोई शिकार किया हो और उस खाने को निपटाने की बात हो, तो सभी लोग मिलके उसको खा लिए। या तमाम ऐसी वजहों से क्या होगा, समूह बनेगा, लोग ग्रुप में रहना चालू हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, समूह बना और धीरे धीरे ये समूह पशुपालन भी स्टार्ट कर देगा। क्या स्टार्ट करेगा, पशुपालन। किस लिए, खेती करने के लिए, कृषि के लिए? नहीं भैया, अभी खेती वेती का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी अभी मनुष्य ने खेती करना नहीं सीखा था। पशुपालन इसलिए स्टार्ट करेगा कि ये पशु क्या के शिकार में भी हेल्प करेंगे, साथ में मीट प्रोडक्ट्स को खाने के भी काम में आएंगे। तो धीरे धीरे आदमी क्या करेगा, पशुपालन स्टार्ट करेगा। ठीक, तो जरा गौर करिए, सबसे दुनिया में सबसे पुराना फ्रेंड आदमी का कौन सा है? कुत्ता, फिर भेड़, फिर बकरी, यानी सबसे पुराना दोस्त, यानी सबसे पहला जानवर जो डोमेस्टिकेट किया गया वो कौन था, ये था। ठीक, तो जरा गौर करिए, हिमयुग समाप्त हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो इस तरह के डेवलपमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। छोटे मोटे जानवर, उन छोटे मोटे जानवरों को मारने के लिए छोटे छोटे औजार की खींच के फेंक के मारा, तो इसी वजह से माइक्रोलिथ्स यानी सूक्ष्म उपकरण आपको दिखाई देंगे। ठीक, ठीक है भाई, आगे धीरे धीरे जब मानव का डेवलपमेंट होगा तो वो क्या करेगा कि कुछ घास फूस, मतलब ग्रास फैमिली की अगर मैं साइंटिफिक वर्ड में कहूं, तो ग्रास फैमिली के कुछ वनस्पतियों को वो क्या करेगा, खाने पीने, यानी उसकी कृषि चालू कर देगा। कृषि यानी जब देखेगा यूजफुल है तो उसको बोना चालू कर देगा, उसके बीज को, यानी कहीं ना कहीं आगे चलकर क्या होगा, मनुष्य द्वारा कृषि की शुरुआत हो जाएगी। तो जरा गौर करिए, अगर मान लीजिए सपोज, मुझे ही एज्यूम कर लीजिए, मैं ही उस समय का आदि मानव हूं और मैंने यहाँ पे कुछ गेहूं चावल लगा दिया, तो जो मैं पहले झिंगा लाला हुम हुम करते करते गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश और बिहार बंगाल निकल जाता था, क्या अब मैं ऐसा करूंगा? नहीं, पहले तो मेरे जीवन में कोई स्थायित्व नहीं था, थोड़ा सा स्थायित्व बढ़ा कि पशुपालन वगैरह हमने स्टार्ट किया। जरा गौर करिएगा, उतना फ्री मूवमेंट नहीं होगा, और जब हमने कृषि चालू कर दिया तो अब कहीं ना कहीं स्थायी जीवन की भी शुरुआत हो जाएगी, यानी हम एक जगह वहीं पे घर बना के रहना चालू कर देंगे। ठीक, बो दिया भाई हमने गेहूं चावल, अब हमें खाने के लिए जरूरत है 5 केजी, तो क्या हम सिर्फ 5 केजी ही उगाएंगे, हमारे पास कोई ऐसी तकनीक होगी? व्हाट ऑब्वियस है कि थोड़ा सा सरप्लस होगा। उस सरप्लस को कहां रखेंगे भाई, तो उस सरप्लस को हम रखेंगे पॉटरी में, और आदमी इसी समय क्या बनाएगा, मृद भांड बनाएगा पहली बार। ठीक, एक जगह खेती वेती किया, फिर उसको जला वला के दूसरी जगह चला गया,
तो जो उसने इतना ढेर सारा सामान वामान इकट्ठा कर लिया है, अनाज वनाज पशु वसु पूरी गृहस्थी बसा ली है, उसको ले जाने के लिए फिर धीरे धीरे पहिए का भी आविष्कार मनुष्य करेगा। ठीक, पहिए का इसी समय मनुष्य धातु का भी खोज करेगा। पहली धातु थी कॉपर, अभी आगे बताऊंगा, यहीं से स्टोरी आगे कनेक्ट होने वाली। तो जरा देखिए, कृषि का आविष्कार होते ही या कृषि की शुरुआत होते ही मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आता है, मृदभांड बना रहा है, पहिया बना रहा है, इसी समय धातु की खोज कर रहा है। यकीन मानिए एकदम क्रांति आ गई थी मनुष्य के जीवन में, आमूल चूल परिवर्तन आ गया था इस कृषि के वजह से। ठीक, तो अब जरा देखिए ह्यूमन का डेवलपमेंट देखिए बेसिकली कैसे हो रहा है। पहले ये वाली स्टेज है, बहुत ध्यान से समझिएगा, उसके बाद धीरे धीरे ये स्टेज आ रही है, उसके बाद धीरे धीरे ये स्टेज आ रही है। ठीक, अब तो कुछ रटना ही नहीं है। क्यों नहीं रटना है, जरा गौर करिए। ये वाली जो स्टेज है इसको कहते हैं पूरा पाषाण काल की अवस्था। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल की अवस्था। ये वाला जब हिमयुग समाप्त हो गया था तो इसको कहते हैं मध्य पाषाण काल की अवस्था, और ये वाला नव पाषाण काल की अवस्था। बस इसको हमने नाम दे दिया। अब जरा गौर करिए सवाल इस चैप्टर से कैसे पूछे जाते हैं, जरा इसको गौर करिए। आपसे मैं अगर पूछूं, जरा गौर करिएगा, बस इसी चार्ट को देख के बताना है। अब आपसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो बस आप ऐसे 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 करेंगे, चाहिए हाँ ये वाला। अब बस 2 सेकंड की बात होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया, तो तुरंत दिमाग कहां जाना चाहिए? नवपाषाण। आपसे पूछा जाए मनुष्य समूह में कब रहने लगा, मध्य पाषाण। आपसे पूछा जाए मनुष्य गुफाओं में कब रहता था या प्राचीनतम चित्रकारी कब मिली, पुरा पाषाण। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि मनुष्य ने छोटे छोटे उपकरण माइक्रोलिथ्स कब बनाए, मध्य पाषाण। मृदभांड का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार, धातु सबसे पहले, कुछ भी सवाल पूछे तो क्या आप बता पाएंगे? मुझे पूरी आशा है और मुझे लगता है कि मैं सही सोच रहा हूं कि आप इन सारे सवालों के जवाब बहुत इजीली दे पाएंगे अगर आप ये डेवलपमेंट समझ रहे हैं। इससे मैं 20 सवाल बना सकता हूं। अब जरा सा हम स्टडी करेंगे कि आखिर सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जरा इस चीज को देखना है। जरा गौर करिए कि इस चैप्टर से एक टाइप के तो सवाल ऐसे हो गए, पूछ लिया गया, धातु, पहिया, मृदभांड, स्थायी जीवन, कृषि, पशुपालन, समूह, सबसे पहले पशुपालन कब किया, ये सवाल हो गए 10 15 20 टाइप के, इस टाइप के सवाल। अब जरा और सवालों की रेंज समझिए। एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्या सवाल पूछा गया भाई कि पशुपालन किस पीरियड में स्टार्ट हुआ, ये तो आप बड़े बच्चों की तरह कर लेंगे। दूसरा सवाल कोई बहुत टफ नहीं है, पूछेगा कि सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य, तो वो साइट हमें पढ़ लेनी है भाई, बागौर, वो साइट पढ़ लेनी है हमें। अभी मैं वो भी बता दूंगा, वो भी आप एकदम बहुत इजीली समझ लेंगे कि किस जगह से साक्ष्य मिले। बहुत होगा, पूछ लेगा कौन सा पशु सबसे पहले पाला गया। अब देखिए जैसे सवाल पूछेगा, गौर करिए, बेसिकली अब साइट्स को उसमें घुसा देते हैं कि कृषि के साक्ष्य किस काल में मिले। अब जरा गौर करिए, कृषि के साक्ष्य किस काल में मिले और किस साइट से मिले, किस स्थल से मिले। तो तमाम तरह के स्थल आप पढ़ते हैं, मेहरगढ़, कोल्डिहवा, लहुरा देव, सब बताऊंगा डिटेल से। कौन सी फसल सबसे पहले भारत में उपजाई गई, और भारत में ही नहीं विश्व के लेवल पे कौन सी फसल सबसे पहले उपजाई गई, वहां 2 डायमेंशन हो जाएंगे। ठीक है भाई, गुफाओं के या प्राचीन चित्रकारी के प्रमाण सबसे पहले किस काल में मिले, उस गुफा का नाम बताओ भाई, क्या था, भीमबेटका था। वो गुफा सबसे पहले किसने खोजी, वो गुफा है कहां, उस चित्रकारी की विशेषताएं, तो चित्रकारी की बेसिकली विशेषताएं वो कल्चर का बेसिकली पार्ट हो जाएगा कि रंग कौन सा यूज करता था, कैसे बनाता था, बेसिकली मांस है, खून है, पेड़ की छाल है, क्या क्या मिला के रंग बनाता था, कि आज तक वैसे ही चित्र है। ब्रश क्या यूज करता था, क्या उंगली, क्या सरकंडे, या क्या यूज करता था, और जो चित्र बनाए हैं उसका विश्लेषण, कौन कौन से रंग है, लाल पीले हरे हैं कि नीले काले बैगनी है, मतलब आप समझिए चित्रकारी की विशेषताएं बेसिकली वो पार्ट कल्चर का हो जाएगा। अभी हम उधर डिस्कशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो जरा सवालों की रेंज समझिए कि आखिर सवाल पूछे कैसे जाते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आपने ये समझ लिया तो क्या है, ये सब बच्चों का खेल है। ठीक, तो मुझे पूरी आशा है कि कम से कम ये सारे सवालों के जवाब आप दे पाएंगे। और रही बात स्थलों की, तो वो तो मैं अभी आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा और बता भी दूंगा। तो ये मेरे ख्याल से आप जो सामान्य विशेषताएं हैं पूरा पाषाण काल की, चाहे चाहे मध्य पाषाण काल की, चाहे नव पाषाण काल की, आप इसको नहीं भूलेंगे। ठीक, सामान्य विशेषताएं होंगी। अब हमारा जो दूसरा आयाम है,
दूसरा जो संदर्भ है बेसिकली वर्गीकरण और समय, यानी पाषाण युग का वर्गीकरण कैसे होता है और टाइम उसका जरा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, आइए एक चर्चा जरा सा मैं कर दूं थोड़ा सा। क्या चर्चा करनी है जरा सा देख लीजिए, जरा गौर करिए। ये मैंने कहा कि इस टाइम पीरियड में हिमयुग, बर्फ चारों तरफ थी। इस टाइम पीरियड में जब हिमयुग समाप्त होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मौसम थोड़ा गर्म होता है, घास फूस निकलते हैं, ठीक, पेड़ पौधे निकलते हैं, तो फिर बेसिकली मध्य पाषाण की शुरुआत होती है। तो जरा हिमयुग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, तो आइए इसको जरा सा देख लेते हैं। थोड़ी सी चर्चा हिमयुग की कर लेता हूं। पहली चीज तो जान लीजिए कि इस दुनिया में कई बार आइस एज आए। क्या? कई बार आइस एज से ये दुनिया गुजरी। और अभी मैं बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए ये आइस एज का समय है या ग्लेशिएशन का समय है, ठीक, इसके बाद बीच का समय, जैसे अगर दो आइस एज की मैं बात करूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके बीच का समय इंटरग्लेशियल पीरियड, इंटरग्लेशियल पीरियड कहलाता था। अभी इसका उपयोग आएगा, मैं बताऊंगा, या इंटरग्लेशिएशन इसको कह सकते हैं आप। तो मतलब आइस एज के बीच बीच इंटरग्लेशियल पीरियड भी आते रहे, अभी आगे हम देखेंगे उसका उपयोग। तो दुनिया में कई बार आइस एज आ चुके हैं। जो लेटेस्ट वाला है उसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी ग्लेशिएशन। आपने क्वार्टरनरी इपोक को देखा होगा, अभी अभी आगे जस्ट मैं बताता हूं। ये लगभग पूरे प्लीस्टोसिन काल में था। अगली स्लाइड को देखेंगे तो ज्यादा समझेंगे। आइए, नियोजोइक एरा में, क्वार्टरनरी इपोक में जो आइस एज का समय आया, ठीक, पृथ्वी पे बर्फ की चादर फैली, उसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी ग्लेशिएशन। क्या कहते हैं? क्वार्टरनरी ग्लेशिएशन। और क्वार्टरनरी इपोक में देखिए प्लीस्टोसिन पीरियड है और होलोसिन पीरियड है। अब जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक। तो पूरे लगभग प्लीस्टोसिन काल में, बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरे लगभग प्लीस्टोसिन काल में हिमयुग था। और ये प्लीस्टोसिन काल जरा ध्यान से समझिएगा, 20 लाख से 10,000 बीसी, मोटा मोटा। आप किसी को पढ़ेंगे कहीं 12,000 बीसी लिखा होगा, कहीं ये 22 लाख लिखा होगा, उसको बहुत दिल से मत लगाइएगा, ठीक, कि नहीं एकदम गर्म हो गए, खून एकदम उतर आया आंखों में कि सर ने कैसे 20 लाख लिख दिया, ठीक। तो मतलब इसको बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाना है। तो ये सिर्फ आपके समझ के लिए बता रहा हूं, प्लीस्टोसिन 20 लाख से 10,000 बीसी, मोटा मोटा दिमाग में रखना है। इस पूरे टाइम पीरियड में हिमयुग था और मैंने बताया कि ये पूरा पाषाण काल का समय था, ठीक। इस हिमयुग के बाद बेसिकली इंटरग्लेशियल पीरियड स्टार्ट होगा, यानी कि पृथ्वी थोड़ा गर्म होगी, ठीक। आगे हो सकता है, अभी हम लोग इंटरग्लेशियल पीरियड में चल रहे हैं, आगे फिर आइस एज आ सकता है भाई, पता नहीं, लोग ऐसा कुछ कुछ कहते हैं, उसमें कितनी सच्चाई मुझे नहीं पता, ठीक। तो होलोसिन पीरियड 10,000 बीसी से आगे और हिमयुग की समाप्ति होती है और मध्य पाषाण काल की शुरुआत होती है। तो अब आपको एक चीज यहीं पे आपको क्लियर करूं कि अगर हम थोड़ा सा यही गौर कर लीजिए, आप चीजों को बेहतर समझ पाएंगे। अदरवाइज आप खाली रटते हैं, खाली रटते हैं, और हर किताब में अलग अलग मिलता है। समस्या ये है आप किसको ऑथेंटिक माने। आज आप खुद बता पाएंगे कि कौन सी चीजें ज्यादा ऑथेंटिक है। अभी मैं पाषाण युग का आपको काल पढ़ाने वाला हूं, टाइम पीरियड, ठीक। इसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे, पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड कब था, मध्य पाषाण का कब था, नव पाषाण का कब था। अगर मैं यहीं पे आपसे छोटी सी चर्चा करूं कि पूरा पाषाण का टाइम पीरियड बेसिकली कब से कब तक था, यानी 20 लाख या 22 लाख जो भी आप माने, उससे 10,000 बीसी या 12,000 बीसी तक था, जब तक हिमयुग था बेसिकली, ठीक। और आगे मध्य पाषाण काल का टाइम कब चालू होगा, 10,000 बीसी से आगे स्टार्ट होगा। और अगर मैं यहीं आपसे कह दूं कि नव पाषाण का टाइम पीरियड कब से चालू होगा, तो जब से मानव कृषि करना चालू करेगा। यानी अगर विश्व में 9,000 बीसी में पहली फसल विश्व के रिस्पेक्ट में मिल रही है, तो वहां पे नव पाषाण काल की शुरुआत 9,000 बीसी से होगी। लेकिन अगर भारत में 7,000 बीसी में मिल गई, लेटेस्ट 8,000 बीसी हो गया है, अभी मैं चर्चा करूंगा, तो भारत में नव पाषाण की शुरुआत 7,000 बीसी, 8,000 बीसी, यहां से हम मानेंगे जब भी कृषि की शुरुआत होगी। उसको रटने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो 7,000 बीसी थी, अब 8,000 बीसी हो गई, कैसे अभी मैं बताऊंगा। तो काल को भी इसी आधार पे हम डिवाइड करेंगे। नॉर्मली ये सब चीजें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं रहती, ना आपको कोई स्पष्ट रूप से बताता है। तो भाई समझ गए एक आइस एज का क्या मामला है और कैसे इससे पूरा पाषाण और मध्य पाषाण जुड़े हुए हैं, कैसे पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन जुड़ा हुआ है, ठीक। तो आइए अब बेसिकली हम जो देखने वाले हैं इस आइस एज के बाद, वो क्या देखेंगे कि पूरा पाषाण का एक तो वर्गीकरण और उसका काल देखने का हम प्रयास करेंगे, ठीक। देखिए, ये सब तो पहले मत देखिए, ऐसे इधर का चीजें नहीं देखनी, ठीक। अब मैंने कह दिया इधर का नहीं देखना है, तो 95% इधर ही देख रहे होंगे, क्या सर जी है जो छुपा रहे हैं, ठीक।
और इधर बहुत कम लोगों का ध्यान होगा, बहुत कम लोग आज्ञाकारी शिष्य होते हैं, वही पहले अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, बाकी तो काफी कुछ दुनियादारी सीखने के बाद सेलेक्ट होते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, मजाक कर रहा था। खैर, ये देखिए पाषाण काल है। अगर मैं कहूं तो ये है पूरा पाषाण काल, ये है मध्य पाषाण काल, और ये क्या है, नव पाषाण काल। ठीक, ये पूरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल और ये नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल बेसिकली ट्रांजिशन फेज है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या है, ट्रांजिशन फेज है मध्य पाषाण काल। मतलब पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषताएं धीरे धीरे, नव पाषाण काल की कुछ विशेषताएं धीरे धीरे यहां आ जाती हैं, और ऐसे ऐसे मतलब ट्रांजिशन फेज शो करता है। तो एक तो 3 काल है भाई पाषाण युग के। पाषाण युग कितने काल हो गए, जरा गौर करिएगा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पहले हम वर्गीकरण ही समझ लेते हैं। ठीक, तो अगर मैं कहूं कि जरा देखिए, पूरा पाषाण काल बेसिकली प्रारंभ से, यानी प्रारंभ का मतलब जब आदमी आया एग्जिस्टेंस में, और मैं कहूं कि पाषाण उपकरण बेसिकली जब से बनाना चालू, अभी मैं चर्चा करूंगा, तो उसका टाइम पीरियड जरा देखिए, पूरा पाषाण काल का प्रारंभ से 10,000 बीसी। ठीक, अगर पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड का मैं विश्व के संदर्भ में बात करूं, तो मान लीजिए, और भारत के संदर्भ में बात करूं, तो दोनों टाइम पीरियड अलग अलग हो जाएंगे भाई। विश्व में ये 25 लाख से 20 लाख के बीच में जाएगा। इसी वजह से आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा लिखा रहता है कि कहीं 25 लाख लिखा रहेगा, कहीं 20 लाख लिखा रहेगा। लेकिन भारत में तो हमें 6 लाख गोरी महाराष्ट्र से मिले, तो हम 6 लाख के आसपास उसको रखेंगे, 5.5 लाख कुछ लोग उसको रखेंगे। तो भारत में पूरा पाषाण काल की शुरुआत कब से हो रही है और विश्व के संदर्भ में कब से हो रही है, जानते रहिएगा। लेकिन खत्म कब हो रहा है, जब हिम युग समाप्त हो रहा है। तो पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड समझिएगा, रटिएगा नहीं, सिर्फ बता रहा हूं, समझा रहा हूं ना। कभी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछ लिया गया तो आप जरूर कर लेंगे, बाकी कोई कर पाए या न कर पाए। ठीक, तो जरा समझिए। अब मध्य पाषाण जरा समझिए, 10,000 से आगे, और 10,000 से आगे कहां तक, जहां तक कृषि नहीं स्टार्ट हो रही है, यानी नौ पाषाण। अब आप समझिए कि अगर मैं कृषि की बात करूं स्पेशली, यानी नौ पाषाण में कृषि की शुरुआत होती है, विश्व के संदर्भ में कहूं तो ये 9,000 के रेंज में जाती है, 9,000 से 10,000 के रेंज में। और भारत के संदर्भ में पहले 7,000 बीसी मेहरगढ़ से माना जाता था, लेकिन आजकल एक साइट मिली है लहुरा देव, अभी डिस्कस करूंगा, 8,000 बीसी में वहां कहा जाता है चावल मिला। तो नौ पाषाण यानी मध्य पाषाण का क्या होगा, 10,000 से 7,000, 8,000, और नौ पाषाण कहां से चालू होगा, 7,000 या 8,000 से। तो इस चीज को आप समझते रहिएगा, इसको रटना नहीं है। पहली चीज, टाइम पीरियड से नॉर्मली 99.9% सवाल नहीं आए। ठीक, तो जरा वर्गीकरण और समय मैं क्या बताना चाह रहा था, आप समझिए। एक तो वर्गीकरण, पाषाण युग का वर्गीकरण कैसे किया जा रहा है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक, और इसका टाइम पीरियड कैसे डिसाइड होता है, ये चीज। अब जरा देखिए, इस पूरा पाषाण को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। लोअर पैलियोलिथिक, बहुत ध्यान से समझिएगा, हिंदी में बोलेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक, मध्य पूरा पाषाण काल, और अपर पैलियोलिथिक यानी उच्च पूरा पाषाण काल। बहुत ध्यान से समझिएगा, उच्च पूरा पाषाण काल। मानव बेसिकली कहां एग्जिस्टेंस में आएगा, यहीं पे आएगा, होमो सैपियंस। ठीक, तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजन का आधार क्या है, पहला जलवायु परिवर्तन, बहुत ध्यान से समझिएगा, और दूसरा पाषाण उपकरणों की प्रकृति में परिवर्तन। जरा समझिए, एक तो जलवायु परिवर्तन, ये पूरा पाषाण को भी 3 भाग में हम बेसिकली 2 आधारों पे बांटते हैं, जलवायु परिवर्तन और पाषाण उपकरणों की प्रकृति में परिवर्तन। ठीक, वो क्या है अभी आप चीजों को समझेंगे। जलवायु तो ऐसे समझिए कि बीच बीच में इंटरग्लेशियल पीरियड, सेकंड इंटरग्लेशियल पीरियड, थर्ड इंटरग्लेशियल पीरियड ऐसे आते रहे, तो वो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उतना डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, पाषाण उपकरण कैसे चेंज होते हैं, उसके लिए तो स्पेशली अलग से हमने स्लाइड बना के रखी है, जिसको आपको अभी हम बताएंगे। अगला हमें उपकरणों के बारे में ही बताना है। तो जरा देखिए, मैंने आपको क्या बताया, जरा गौर करिए। हम किसकी चर्चा कर रहे थे, एक तो सामान्य विशेषताएं, पाषाण युग में, स्टोन एज में सामान्य विशेषताएं। ठीक, सामान्य विशेषताओं में गौर करिए कि एक साइड क्या है, वो झिंगा लाला हुम, स्थायी जीवन नहीं है, घुमंतु आखेटक की अवस्था, गुफा देखा घुस गया, मौसम बड़ा हार्श है, चित्रकारी कर दिया। धीरे धीरे आइस एज खत्म होगा, यानी मध्य पाषाण, नव पाषाण,
तो मैं इन सामान्य विशेषताओं में बताना क्या चाह रहा था कि प्रत्येक काल की कुछ सामान्य विशेषताएं क्या है। ठीक, कि कृषि कब स्टार्ट हुआ, मनुष्य समूह में कब रहने लगा, पशुपालन कब स्टार्ट किया, मृदभांड कब बनाया, ये सामान्य विशेषताएं। ठीक, सामान्य विशेषताओं के बाद मैंने आपको क्या बताया, वर्गीकरण और समय। वर्गीकरण यानी इस पाषाण युग को 3 भाग में बांट देंगे, पूरा, मध्य, नव, और पूरा को भी 3 भाग में बांटेंगे, लोअर, मिडिल, अपर। आपने वो देखा होगा। ठीक, तो वर्गीकरण हो गया। समय मैंने आपको बताया एग्जैक्टली क्यों वेरिएशन मिलता है, और आप जानते रहिए, आप परेशान नहीं होइएगा, जो जो वेरिएशन मिलता है, क्यों मिलता है, मैंने आपको ये सारी चीजें इसमें समझा। अब हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली उपकरणों के बारे में पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, और उसके बाद हम साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन का एक टाइप क्या है कि भाई पशुपालन कहां से, किस जगह से साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य कहां से। तो उसके बाद हम साइट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, उपकरणों के बारे में, टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, ये दोनों हमने देख लिया, उसके बाद हम स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो पूरा पाषाण काल है, बेसिकली उसको 3 भागों में इसी उपकरणों की प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर बांटा जाता है, प्लस जलवायु में परिवर्तन के आधार पर बांटा जाता है। तो आइए हम देखते हैं जरा इन उपकरणों को। तो जब हम उपकरण देखेंगे, जरा सा गौर करिएगा, तो उपकरण कैसे देखेंगे बता दूं आपको। पाषाण युग हम पढ़ ही रहे हैं, तो पूरा पाषाण के उपकरण देखेंगे हम, मध्य पाषाण के उपकरण देखेंगे, और नव पाषाण के उपकरण देखेंगे। पूरा यानी ऑलरेडी पैलियोलिथिक के उपकरण देखेंगे, मेसोलिथिक के उपकरण देखेंगे, और नियोलिथिक के उपकरण देखेंगे। ठीक, अच्छा, आप समझते होंगे मेरे ख्याल से इतनी चीजें कि जैसे लिथिक, लिथ जो वर्ड है, लिथ वर्ड मतलब क्या होता है, पत्थर। लिथोस्फियर आप पढ़ते हैं ना, एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर, स्थल मंडल। तो लिथ जहां भी ये वर्ड, रूट वर्ड जुटा होगा, इसका मतलब होता है पत्थर। और पैलियो तो है ही है, पैलियो की स्पेलिंग संभवतः 2 तरह से लिखी जाती है। एक पैलियो ऐसे भी लिखा जाता है, एक पैलियो ऐसे भी लिखा जाता है। तो पैलियो मतलब पूरा होता है, पैलियो बॉटनी। ठीक, तो पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण, मेसो यानी मध्य, लिथिक यानी मध्य पाषाण, नियो नव पाषाण। ठीक, तो उपकरणों को हम एक तो ऐसे सबके उपकरण प्लस पूरा पाषाण के उपकरणों को हमको और अच्छी तरह देखना है कि निम्न पूरा पाषाण में कैसे उपकरण थे, मध्य पूरा पाषाण में कैसे उपकरण थे, और उच्च पूरा पाषाण यानी इंग्लिश में अगर कहें लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में कैसे कैसे पाषाण उपकरण थे। हमको इस तरह बेसिकली इसको देखना है, और कैसे सवाल पूछे जाते हैं इसको भी देखना है। तो आइए हम उपकरणों को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, सबसे पहले पूरा पाषाण काल के उपकरणों को हम देखेंगे। अच्छा, चूंकि ये क्लासेस बेसिकली हिंदी मीडियम के लिए है, तो इंग्लिश देख के बहुत परेशान नहीं होइएगा। मैं भी जानता हूं और कि हिंदी वालों को थोड़ा इंग्लिश देख के वो होता है, लेकिन जहां जरूरी है वहीं मैंने उसका उपयोग किया और हिंदी में बताऊंगा आपको। तो इसलिए परेशान नहीं होना, कुछ चीजें जहां ज्यादा स्पष्ट होती है इसलिए इंग्लिश का सहारा लिया जाता है। चलिए, तो ये बेसिकली जो है, ये पूरा पाषाण काल के उपकरणों की चर्चा है। किसकी चर्चा है, पूरा पाषाण काल के उपकरणों की चर्चा है। और पूरा पाषाण में भी 3 पार्ट है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक की ये चर्चा है। पहले इस स्लाइड को मैं बता देता हूं, समझा देता हूं, उसके बाद तो बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। किस रेफरेंस के तहत हम पढ़ने वाले हैं, यानी हमारा संदर्भ क्या होगा पढ़ने का, जरा समझिए। टेक्निक यानी इन उपकरणों को बनाने में कौन सी तकनीक किस हिसाब से बनाया गया उसको समझेंगे। मटेरियल यानी कौन सी सामग्री यूज की गई उसको समझेंगे। काम क्या होता था इन औजारों का, इन उपकरणों का, और प्रकार कौन कौन से थे उसको, यानी जरा समझिए पूरा पाषाण काल के जो हम उपकरण पढ़ रहे हैं, लोअर के, मिडिल के और अपर के। ठीक, जरा गौर करिएगा, अगर आप गौर करिए तो टेक्निक, मटेरियल और वर्क टाइप सब में चेंजेस आ रहे हैं। इन्हीं चेंजेस के आधार पर, उपकरणों की प्रकृति के परिवर्तन के आधार, स्वरूप के परिवर्तन के आधार पर और जलवायु परिवर्तन के आधार पर हम पूरा पाषाण को बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं, लोअर, मिडिल और अपर। इसीलिए इसके उपकरणों के लिए स्पेशली मैंने अलग से एक स्लाइड बनाई है, एक चार्ट बनाया। अब इसको हम समझते हैं। डरिए नहीं, सब बड़ी आसान चीजें हैं, बहुत आसान, लेकिन तब जब आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाए। एक बार समझने के बाद ये सब तो अभी बच्चों की तरह आप उड़ा देंगे। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले टेक्निक की बात करते हैं, भूल जाइए इस चार्ट को। ठीक, इस चार्ट को कुछ देर के लिए मत देखिए, नहीं यहां रहेगा तो आप देखते रहेंगे। ये बताइए,
आपने कभी नदी के किनारे अक्सर कुछ चिकने चिकने पत्थर पड़े रहते हैं, आपने जरूर उसको देखा होगा, गौर किया होगा। नदी के किनारे कुछ चिकने चिकने पत्थर पड़े रहते हैं जिनको पेबल्स कहते हैं, और हिंदी में अगर मैं कहूं तो बटिकाश्म कहते हैं। ठीक है, देखा होगा, आपको दिखा भी देते हैं वैसे इस टाइप के। ठीक, ये जो चिकने चिकने पत्थर हैं देखिए नदियों के किनारे। अच्छा, इस पिक्चर से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये नदी पहाड़ों से बेसिकली उतर के थोड़ा प्लेन में आ गई और इसी वजह से अपने रिवर लोड को वो उठा नहीं पा रही है और उसको क्या कर दिया है, निक्षेपित कर दिया है। क्योंकि जब पहाड़ों से उतरती रहती है तो जो पहाड़ से पत्थर टूटते हैं वो इतने चिकने नहीं होते भाई, वो रास्ते में नदी के साथ इधर उधर लड़ते लड़ते चिकने हो जाते हैं और आके देखिए इस तरह हो जाते हैं। तो जो शुरू का मानव रहता था ना, वो इन्हीं पहाड़ों की गुफाओं में रहता था। वो बेचारा किसी दुआब उआब तक नहीं पहुंचा था जहां खेती वेती कर सके। शुरू में पहाड़ों की गुफाओं में, जहां उसको पत्थर मिल जाए, पानी मिल जाए, इस टाइप की जगह रहता था। ठीक, भिमबेटका, लाखाजुआर, बहुत सी ऐसी गुफाएं समूह है, अभी मैं बताऊंगा। तो शुरू में इन पहाड़ों पे रहता था। तो ये जो पेबल्स हैं, अब इनसे कैसे वो औजार बनाता था समझिए। एक उठाया पेबल्स, एक पेबल्स उठाया और पटक दिया जोर से जमीन पे और ये टूट गया। तो टूटा तो जरा समझिए कैसे टूटा। अब देखिए ये टूट गया, इस पत्थर को उठाया और पटक दिया औजार बनाने के क्रम में। तो देखिए जरा गौर करिए, ये जो बीच वाला है मोटा सा पत्थर, इसको कहा जाता था कोर। क्या कहा जाता था, कोर। और इसके किनारे निकल गए हैं फ्लेक्स। फ्लेक्स तो आप वर्ड सुन रखे होंगे इस तरह, फलक निकल गए हैं। ये कोई, इसमें कुछ साइंस नहीं। तो इन पेबल्स को या बटिकास्म को जब उसने पटका तो कोर्स निकले और फ्लेक्स निकले। ठीक, अच्छा, इन्हीं से आगे वो ब्लेड जैसे उपकरण भी बनाएगा। तो जरा समझिए, प्राचीन यानी पूरा पाषाण में जो निम्न पूरा पाषाण काल, बहुत ध्यान से समझना है, पूरा पाषाण काल में जो निम्न पूरा पाषाण काल है उसमें बेसिकली कोर के उपकरण यूज किया करता था। कौन कौन से उपकरण थे कोर के, मैं बताऊंगा। फिर जो मध्य पूरा पाषाण काल है उसमें फ्लेक्स या फ्लेक फलक के उपकरण प्रयोग करने लगा मनुष्य, और आगे चलकर उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड तकनीक से बनाए गए, मतलब और ज्यादा वो शार्प करके इन्हीं फ्लेक्स को बनाए गए, ब्लेड तकनीक से बनाए गए उपकरण को प्रयोग करने लगा मनुष्य। देखिए कितना आसान है ये। तो जरा गौर करिए, अपने इस चार्ट को जरा गौर करिए। अगर मैं टेक्निक की बात करूं, क्या कहूं, टेक्निक या तकनीक की बात करूं, तो निम्न पूरा पाषाण काल में कोर प्रणाली, कोर सिस्टम या कोर संस्कृति अक्सर कहते हैं, कहीं से ढेर सारे अगर मिल गए कोर के उपकरण तो इस तरह के उपकरण हुआ करते थे। इसी तरह मध्य पूरा पाषाण काल में फलक या फ्लेक संस्कृति या फ्लेक कल्चर या फ्लेक सिस्टम के उपकरण, और उच्च पूरा पाषाण काल में ब्लेड टेक्निक से बनाए गए उपकरण मिलते थे। तकनीक क्लियर हो गई। अब जरा मटेरियल की बात करते हैं। ठीक, मटेरियल जरा समझिए। मटेरियल क्वार्टजाइट एक पत्थर होता है भाई। ठीक, अब उसमें उसकी तह में नहीं जाएंगे कि क्वार्टजाइट में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसमें क्वार्टजाइट मटेरियल के पत्थरों का उपयोग करके ये उपकरण बनाए जाते थे। आगे चलकर क्वार्टजाइट के पत्थर तो, क्वार्टजाइट के उपकरण तो कंटिन्यू रहे, बहुत ध्यान से समझिएगा, लेकिन मनुष्य कुछ ज्यादा और फाइन क्रिस्टल, फाइन क्रिस्टल मैं कह रहा हूं, यानी कि जो उसमें क्रिस्टल्स हैं वो और फाइन और चिकने बढ़िया पत्थर यूज करने लगा, जैसे फ्लिंट, चर्ट और जैस्पर। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वार्टजाइट तो आगे कंटिन्यू रहेगा, लेकिन आगे मटेरियल में चेंज आएगा और कुछ इस नए तरह के इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। इसी तरह ये तो कंटिन्यू रहेंगे उच्च पूरा पाषाण काल में, लेकिन उच्च पूरा पाषाण के अंत तक आते आते हड्डियों के भी औजार दिखने लगेंगे। ठीक, और अभी मध्य पाषाण में जरा गौर करिए, इसके बाद हम मध्य पाषाण में भी जाएंगे तो हड्डियों के औजार बहुतायत से मिलने लगेंगे। और वहां आपसे प्रश्न बन जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत ध्यान से। अभी पाषाण के उपकरण आदमी बना रहा है, किसके, पत्थरों के। अच्छा, धीरे धीरे वो किसके उपकरण बनाना चालू कर देगा, हड्डियों के, बोन्स के। और धीरे धीरे हड्डियों और बोन के अलावा धातु के उपकरण इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, मेटल्स आ जाएंगे। और पहली खोजी गई धातु जो थी कॉपर, बहुत ध्यान से समझना। तो जहां से हड्डियों के औजार बहुतायत में मिलेंगे वहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा, और जहां से धातु के औजार मिलेंगे वहां से प्रश्न पूछ लिया जाएगा। प्रश्न इत्तेफाक से नहीं पूछे जाते,
प्रश्न पाषाण उपकरण से उस तरह नहीं आएंगे, लेकिन हड्डियों के जहां से औजार या कुछ श्रृंगार के सामान मिलेंगे, ब्रिक सिंह के छल्ले या बहुतायत में उपकरण, वहां से सवाल बनेगा। धातु के जहां से मिलेंगे, और वो भी कॉपर। अच्छा, रटने की भी जरूरत नहीं, जहां कॉपर मिलेगा उसी के आसपास से धातु के औजार मिलेंगे। तो राजस्थान में खेतड़ी के आसपास कोई जगह होगी, अभी आगे बताऊंगा, वहां से धातु वाले मिलेंगे। तो उपकरणों से सवाल कैसे पूछे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जरा समझते रहिएगा। सिर्फ पढ़ लेना, रट लेना, पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा रेंज लेके हम लोग चल रहे हैं, उतना मोर देन सफिशिएंट, लेकिन सवाल कैसे पूछे जा रहा है, मेरा मूल उद्देश्य ये है कि एंशिएंट जैसी चीजों को भी आपको रटना ना पड़े, बहुत लॉजिकली आप चीजों को समझें। ठीक, तो आइए, मैं क्या कह रहा हूं, टेक्निक आपने समझा, आपने मटेरियल समझा, अभी मटेरियल का आगे हम देखेंगे उसको। अच्छा, वर्क क्या होता था, पहले टाइप्स देख लेते हैं, फिर मैं वर्क बताता हूं। जैसे देख, चॉपर, चॉपिंग, क्लेवर, हैंड एक्स, इस तरह के। चॉपर में एक तरफ धार होती थी, चॉपिंग में दोनों तरफ धार होती थी, वो सब मत ज्यादा पढ़िएगा। ठीक, तो चॉपर, चॉपिंग, क्लेवर, हैंड एक्स, इस तरह के यहाँ पे कोर प्रणाली के अंतर्गत उपकरणों के प्रकार रहते थे। वर्क इतना समझिए, इसका वर्क क्या रहेगा, मतलब बेसिकली जब कोर प्रणाली के हैं तो फोड़ना किसी चीज को, तोड़ना किसी चीज को, ये उसका काम रहेगा कोर प्रणाली के उपकरणों का। यानी क्या, फोड़ना, तोड़ना किसी चीज को, किसी जानवर को मारना, ये उसका प्रकार रहेगा। लेकिन जरा आइए, जब फ्लेक प्रणाली के रहेंगे, फ्लेक्स आपने देखा ही है, मतलब वो जो फ्लेक्स निकल रहे हैं पत्थर के किनारे, तो जरा प्रकार देखिए। स्क्रैपर, स्क्रैपर तो आप समझ पा रहे होंगे, स्क्रैपर, खुरचनी, देखिए पॉइंट, ब्यूरिन, वेदनी, तक्षणी, ये सब का क्या काम रहेगा, खुरचना, छिलना, पेड़ की छाल छिलनी है, चाहे जानवरों की खाल छिलनी है, उसके लिए स्क्रैपर, पॉइंट, ब्यूरिन, इस तरह की चीजों का उपयोग करेंगे। तो फ्लेक प्रणाली के जो औजार हैं या टूल्स के प्रकार हैं, उसका काम क्या है आगे समझिए, और यही काम बेसिकली आगे भी इस तरह के काम कंटिन्यू रहेंगे। ठीक, औजारों के प्रकार भी इस तरह कंटिन्यू रहेंगे आगे। तो जरा समझिए, पूरा पाषाण काल को आखिर 3 भागों में क्यों बांटा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन, पाषाणों के स्वरूप में परिवर्तन। अब आगे आइए, देखिए उपकरणों में हम मध्य पाषाण और नव पाषाण को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए मटेरियल, देखिए जरा सा, सबसे पहले मटेरियल में जो स्टोन है वो और फाइन क्रिस्टल हो गया, और फाइन, कार्नेलियन, कैल्सिडोनी, एगेट, रटिएगा मत, बस दिमाग में रखना है। और हड्डियों के बहुतायत से मिलने लगेंगे, और जहां से मिलेंगे उससे प्रश्न पूछ लिया जाएगा भाई महदा। मैं बताऊंगा, यूपी में मध्य पाषाण की साइट्स जो हैं, प्रतापगढ़ में भी हैं, इलाहाबाद में भी हैं। प्रतापगढ़ में 3 साइट हैं, सराय नहर राय, दमदमा और महदा। तो अभी जब मैं चर्चा करूंगा तो वहां करूंगा, तो महदा से बहुतायत में मिलेंगे, वहां से सवाल पूछेगा। क्यों सवाल पूछ रहा है उस चीज को समझिए, क्या पूछ रहा है वो थोड़ा सा बाद में समझिएगा। तो जरा मटेरियल देखिए, मेसोलिथिक में और फाइन स्टोन हो गए और बोन्स के बहुतायत हो गए। आगे चलेंगे तो स्टोन को पॉलिश भी किया जाने लगेगा, बोन्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और मटेरियल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कॉपर, मेटल। क्या, गणेश्वर, गणेश्वर कहाँ है, खेतड़ी के आसपास ही कहीं है। ठीक है, तो जरा गौर करिए, नियोलिथिक में क्या मैंने बताया था, धातु पहली बार आदमी कब खोजा, नव पाषाण काल में। तो यहाँ पे स्टोन के भी मिलेंगे, बोन्स के तो कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे, और मेटल भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, और वर्क कुछ ऐसा खास नहीं है, उसी तरह के काम बेसिकली कर रहे थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मध्य पाषाण काल में बेसिकली सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिलने लगते हैं, जिनको माइक्रोलिथ्स कहते हैं। मैंने वहां बताया था 1 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक, आप समझ ही रहे हैं, 1 से 7 सेंटीमीटर छोटे छोटे औजार, किसी भाले के आगे लगा लिया, तीर के आगे लगा लिया, मतलब किसी के आगे फिट करने के लिए, या पशुओं को खींच के मारने के लिए, त्रिभुज के आकार का, जैसे कुछ ऐसा मान लीजिए, त्रिभुज के आकार का मान लीजिए बना लिया, या कुछ कि खींच के मारा, कहीं से भी जाके गड़ गया, इसलिए त्रिभुज बनाते हैं बेसिकली। तो वो सब जानने की खैर जरूरत नहीं है। मतलब मध्य पाषाण में, मेसोलिथ में माइक्रोलिथ्स आ गए, ये इस चीज को आप समझते रहिएगा, आगे ये सब कंटिन्यू रहेंगे। ठीक, तो हम चर्चा बेसिकली किस पे कर रहे थे, उपकरणों पे, टूल्स पे। तो टूल्स को हमने कई, जैसे पूरा पाषाण काल के भी टूल्स को देखा, मध्य पाषाण, नव पाषाण, कैसे सवाल पूछे जाते हैं वो भी देखा। अब जो अंतिम चर्चा हमारी है वो किस पे होगी, बेसिकली स्थल पे, जो साइट्स हैं। तो अब देखिए, रटने की जरूरत नहीं, आप लोग होता क्या है, आप लोग रटते रहते हैं भाई, बट ऑब्वियस है कि अगर कहीं से कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो क्या वो पूरा पाषाण की साइट होगी या मध्य पाषाण की होगी, वो नव पाषाण की साइट होगी। अगर कहीं से पशुपालन के साक्ष्य मिल रहे हैं तो वो मध्य पाषाण की साइट होगी, बट ऑब्वियस है। तो जरा इस चीज को डिफरेंशिएट करिएगा, मतलब समझिए चीजों को। ठीक, तो हम पूरा पाषाण में जो महत्वपूर्ण साइट्स हैं, जो मध्य पाषाण में महत्वपूर्ण साइट्स हैं, और जो नव पाषाण में महत्वपूर्ण साइट्स हैं, हम बेसिकली उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक,
तो आइए साइट्स को देख लेते हैं और कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए पूरा पाषाण काल के स्थल सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है पल्लवरम और इनफैक्ट अतिरम पक्कम उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना पल्लवरम है। ये दोनों स्थल बेसिकली तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में है। और 1863 में एक रॉबर्ट ब्रूस फूट नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस स्थल से क्या किया था, हैंड एक्स खोजा था, कुल्हाड़ी खोजी थी सबसे पहले। इसी वजह से प्रागैतिहासिक अध्ययन की जो शुरुआत है बेसिकली यहीं से मानी जाती है। तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जानते रहिएगा, पल्लवरम को जानते रहिएगा। सबसे पहले हैंड-एक्स या कुल्हाड़ी जो है यहीं से खोजी गई। अच्छा, अतिरम पक्कम में कुछ है नहीं, अच्छी मात्रा में यहाँ पे थोड़ा और बेहतर मतलब साक्ष्य मिले। विलियम किंग है 1884 में उन्होंने खोजा था, तो अतिरम पक्कम का बस इतना ही महत्व है। ये बेसिकली दोनों स्थल तमिलनाडु के हैं, ठीक। और ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप ये तो जान गए, क्या जान गए कि गुफा किस काल की है, मतलब प्राचीन गुफाएं चित्रकारी तो वो पूरा पाषाण काल की हैं। और वो गुफा का नाम क्या है? भीमबेटका। वो भीमबेटका है कहां? रायसेन में। और इसको सबसे पहले किसने खोजा? बेसिकली वीएस वाकाणकर ने 1957 में सबसे पहले इन गुफाओं की खोज की। इसमें चित्रकारी भी मिलती है जो मतलब पूरा पाषाण काल की चित्रकारी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने बेसिकली इसको शामिल किया जाता है। तो जरा सा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जरा सा थोड़ा देख लीजिए। देखने से जो है थोड़ा सा ना चीजें मैप पे ज्यादा आसान रहती हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे, ये है रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी का। क्या है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट। और मैंने यहां क्या कहा था? भीमबेटका, ठीक। देखिए यहीं पे रायसेन के ठीक नीचे जरा गौर करिएगा, एक होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है। देखिए एमपी वालों के लिए तो आसान रहती है चीजें, जो एमपी का तो ठीक है, बाहर वालों के लिए। इसी तरह यूपी की जब कोई साइट्स में बता रहा हूँ, जैसे प्रतापगढ़ में ये है, तो लोगों को लगता होगा यूपी वालों को, हाँ ये सराय नहर दमदमा प्रतापगढ़ में, अच्छा इलाहाबाद में, बेलन घाटी, अच्छा ठीक है। तो एमपी से बाहर जो लड़के होंगे उनके लिए सब चीजें वो होंगी, ठीक। तो इसी के नीचे होशंगाबाद है, वहां क्या है? आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़। और यही बगल में एक सीहोर है, सीहोर जिला है। हथनोर ग्राम जो आपने पढ़ा है भाई, जहां सबसे पहले जो है साक्ष्य मिले मानव खोपड़ी के नर्मदा घाटी के, तो वो बेसिकली हथनोर ग्राम यही है। तो जरा गौर करिए, नर्मदा घाटी जैसे एमपी अगर आप देखेंगे तो कुछ होगा नर्मदा घाटी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। नर्मदा घाटी ऐसे बह रही है, विंध्यन और सतपुड़ा, आप लोग इस तरह की चीजें ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। तो विंध्यन रेंज है बेसिकली, और ये रेंज कहां तक चली गई है? इधर मिर्जापुर में, यूपी वाले जानते होंगे भाई विंध्याचल है, तो ये यहां तक चली गई है। और इस पूरे विंध्यन रेंज में मानव ने जगह जगह केव शेल्टर्स बनाए थे और उसमें चित्रकारियां की हैं। तो यहाँ सीधी है, देखिए ये सीधी जिला है, यहाँ भी केव शेल्टर्स थे। मिर्जापुर में ढेर सारे केव शेल्टर्स मिले हैं, ढेर सारे केव शेल्टर्स मिले हैं, विंध्यन रेंज में मिले हैं। तो ये पूरा विंध्यन रेंज है। इस विंध्यन रेंज में आप देखिए जरा, एमपी में देखिए, जो मैं कह रहा था, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, इस जगह जो पूरा पाषाण काल के और जो प्राचीन मानव है उनके साक्ष्य मिल रहे हैं। तो भैया जब एमपी में इतने साक्ष्य मिल रहे हैं, तो यही भोपाल में जरा गौर करिए, इसी भोपाल में क्या बना दिया जाएगा? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। और बाद में जैसा कि सभी गांधी परिवार के साथ किया जाता है, इंदिरा गांधी के नाम पर इनका भी नामकरण कर दिया जाएगा। तो रटने की थोड़ी आवश्यकता है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? भोपाल में है। क्यों भोपाल में है ये भी जानते रहिए। चाहे आदमगढ़ हो, गुफाएं मिली, पशुपालन के भी साक्ष्य मिले, बताऊंगा, चाहे भीमबेटका हो, हथनोर ग्राम हो, सारे साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? तो जब एमपी में ही मिल रहे हैं भाई, तो एमपी की राजधानी ही बगल में यहाँ पे भोपाल है, तो बना देते हैं। तो जानते रहिए, विदिशा वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रायसेन भी इंपॉर्टेंट है, सांची वगैरह का स्तूप जब पढ़ेंगे तो इन सबका फिर से जिक्र आएगा। तो भीमबेटका जानते रहिए भाई, भीमबेटका के बारे में ये इंफॉर्मेशन। चित्रकारी से संबंधित पक्ष पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सवाल भी मतलब उस लेवल के आपके एग्जाम में नहीं आए हैं, और उसको कल्चर वाले पोर्शन में। चौपानी मांडो देखिए, एक प्लेस है। ये प्लेस की खासियत क्या है कि पूरे प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य इसमें मिलते हैं, या पूरे पाषाण काल के साक्ष्य इसमें मिलेंगे। पाषाण काल के साक्ष्य मतलब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण तक की कंटिन्यूटी में मिलते हैं, तीनों के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस चौपानी मांडे को भी जानते रहिएगा, इस साइट को। अभी हम इसकी तुलना मेहरगढ़ से करेंगे कुछ अलग रेफरेंस में, तब आपको दिखाई देगा ये चीजें। तो पूरा पाषाण काल के भाई ये स्थल है पल्लवरम। स्थल मैं आपको 100 बता सकता था, लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उन स्थलों को ही सिर्फ आपको ध्यान देना है। आप जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हम बताएं ना कि हम रेंज काफी ज्यादा लेके चल रहे हैं,
प्रश्न इससे बाहर कभी नहीं जाएंगे। आइए मध्य पाषाणकालीन स्थल को देखते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान में है भाई। सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य जो है कहां से मिले हैं? बागोर से मिले हैं। और पशुपालन बेसिकली स्टार्ट किस काल में किया गया था? मध्य पाषाण काल में। जरा गौर करिएगा तो ये साइट कहां की है? मध्य पाषाण की। तो अब दूसरा जो स्थल है आदमगढ़, अभी मैंने बताया होशंगाबाद एमपी में, वहां से भी पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और गुफाएं मिलती हैं। यहाँ एक छोटी सी आपको बात मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए ये अगर मैं कहूं पुरा पाषाण काल है और ये ट्रांजिशन मध्य पाषाण है और ये नव पाषाण है, जरा समझिएगा। तो इस मध्य पाषाण में लास्ट टाइम में जाते जाते पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। क्या मैं कह रहा हूं? लास्ट टाइम में जाते जाते तो कुछ ही साइट्स हैं जहां से पशुपालन के साक्ष्य मिलेंगे। जैसे बागोर है, जैसे आदमगढ़ है। बहुत व्यापक पशुपालन नहीं चल रहा है भाई। व्यापक पशुपालन कहां स्टार्ट हो जाएगा? नव पाषाण में, मतलब खूब पशुपालन व्यापक स्तर पर। तो जब कुछ ही साइट है तो उन्हीं साइट से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये इत्तेफाक नहीं है कि बागोर और आदमगढ़ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि एक तो बागौर पशुपालन और दूसरा आदमगढ़ पशुपालन, प्लस यहाँ से गुफाएं भी मिली। तो रेलेवेंस जानते रहना है कि आखिर प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। ठीक, आ गया भाई महदहा। हड्डी के उपकरण, आभूषण, मृग सिंह के छल्ले वगैरह आभूषण के रूप में उपकरण बहुतायत से मिले हैं। इसके अलावा नरकंकाल भी मिले हैं। ठीक, और वो नरकंकाल भी ऐसे नहीं इधर के जैसे, देखिए हाँ, महदहा, सराय नहर राय और दमदमा, ये तीनों बेसिकली कहां है? प्रतापगढ़ में। कहां है? प्रतापगढ़ में, यूपी के। ठीक, ये तीनों साइट्स। ठीक है, तो ये नरकंकाल भी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में किसी किसी में 2, किसी में 3 3 और 4 4 तक के साक्ष्य मिले हैं इन तीनों साइट से। खैर उतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। जानते रहिएगा कि महदहा में उपकरण मिले हैं बहुतायत से, इससे प्रश्न पूछा गया है। सराय नहर राय में भी उपकरण नरकंकाल मिले हैं, दमदमा में भी नरकंकाल मिले हैं, इसको जानते रहिएगा। चौपानी मांडो, अगेन तीनों कालों का साक्ष्य मैंने लिख दिया, बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप समझते रहिएगा। तो मध्य पाषाण काल में इतनी साइट्स आप जानते रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आइए नव पाषाण काल को हम बेसिकली देखने का प्रयास करते हैं। नव पाषाण कालीन स्थल। ठीक, सामान्य विशेषताएं आप जानते हैं, आप वर्गीकरण और समय जानते हैं, सारी चीजें आप जानते हैं, उसके उपकरण कैसे थे आप जानते हैं। अब बेसिकली हम साइट्स को देख लेते हैं। आइए साइट्स को देखने से पहले जरा कुछ प्रश्न देख लेते हैं, फिर हम चर्चा अपनी आगे बढ़ाएंगे। आपसे पूछा जाए कि भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? एक प्रश्न, अभी इसके उत्तर हम समझेंगे। ठीक, इसको रटना नहीं है। दूसरा प्रश्न बन सकता है, भारत में स्थायी बस्ती के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? तीसरा प्रश्न, भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? चौथा प्रश्न, भारत में गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? पांचवा प्रश्न, भारत में जौ के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? और छठवां प्रश्न इन सबसे थोड़ा अलग है। क्या अलग है जरा इसमें देखिए, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज। क्यों अलग मैं कह रहा हूं, यहां शब्द को बहुत ध्यान देना है। यहां मानव द्वारा शब्द हो गया, यहां भारत में नहीं है। यानी ये वैश्विक संदर्भ में पूछा जा रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, ये चर्चा वैश्विक संदर्भ में हो रही है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर से संबंधित बेसिकली ये प्रश्न है। एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ और चर्चा हम करेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आधुनिक काल में जब मैं पुर्तगालियों के बारे में बता रहा था तो कुछ चर्चा एग्रीकल्चर से संबंधित वहां की थी, और मैंने कहा था 90% सवाल तो आप वहां कर लेंगे, 10% के लिए हमें और भी कुछ जानना होगा। वो क्या जानना है? वो यही सब जानना है। अभी हम चीजों को पढ़ेंगे उसको। ठीक, वो जान जाएंगे तो कृषि से रिलेटेड आपका काम हो जाएगा। बाकी कहीं कहीं कुछ कुछ चर्चाएं बचेंगी। ठीक, तो ये सारे सवाल, परेशान नहीं होना है सवालों को देख के। आइए जरा सा हम देख लेते हैं। इतना तो आपको पता होगा कि कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई थी। आइए देखते हैं जरा सा कुछ चर्चा। देखिए लहुरा देव एक साइट है भाई, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। लगभग 8000 बीसी में यहां से चावल के साक्ष्य मिले। अच्छा, ये अभी रीसेंट डेवलपमेंट है। इसके पहले तक क्या माना जाता था? मेहरगढ़ बलूचिस्तान में लगभग 7000 बीसी में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। जरा गौर करिएगा। और ये मैंने कहा रीसेंट डेवलपमेंट है, और पहले ही ये एस्टैब्लिश हो चुका था कोल्डिहवा में, बेलन घाटी में लगभग 6000 बीसी में चावल के साक्ष्य मिले। ठीक, अच्छा, स्पेशली यूपी कमीशन में कहूं तो इससे संबंधित सवाल दे रहा है, काफी सवाल दे रहा है। अब यूपीएससी कितना देगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए
क्यों, अभी मैं जस्ट बताता हूं क्यों जानकारी होनी चाहिए, जरा गौर करिए। तो आप देखिए, सबसे पहले भारत में जो है चावल, गौर करिएगा, लहुरा देव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। उसके बाद 8000 बीसी के बाद 7000 बीसी में गेहूं और जौ, कहां, मेहरगढ़। उसके बाद 6000 बीसी में फिर से चावल, कोल्डी हवा। अब जरा जो प्रश्न हमने किए थे, जरा आइए उसको हम देख लेते हैं। क्या प्रश्न हम कह रहे थे? अगर पूछा जाए भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, तो मैं कहूं कि पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, लहुरा देव। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में क्या होगा, मेहरगढ़ सेकंड ऑप्शन में होगा। जरा गौर करिएगा, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य 8000 बीसी चावल, लहुरा देव, ठीक, वो नहीं है तब मेहरगढ़ पहले भी ऑलरेडी था, 7000 बीसी गेहूं और जौ, ठीक। अच्छा, भारत में स्थायी बस्ती के प्राचीनतम साक्ष्य, जहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे भाई, वहीं से स्थायी बस्ती के भी तो प्राचीनतम साक्ष्य मिलेंगे। तो बस सेम चीज यहां भी होगी, क्या, फर्स्ट प्रेफरेंस लहुरा देव, अगर लहुरा देव नहीं है तो मेहरगढ़, ठीक। आइए, भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, तो बट ऑब्वियस है फर्स्ट प्रेफरेंस लहुरा देव। लेकिन अगर लहुरा देव नहीं है तो जो पुराना होता रहा था कोल्डी हवा, हम उसी को टिक करेंगे, बेलन घाटी 6000 बीसी। इस चीज को समझते रहिएगा, साथ साथ समझिएगा कि अगर ये नहीं है तब हम क्या करेंगे। ये आ गया, इस वजह से ये ऑर्डर सब चेंज हो रहे हैं। भारत में गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य, तो लहुरा देव में चावल के हैं भाई, गेहूं के तो मेहरगढ़ से ही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, मेहरगढ़। जौ के भी मेहरगढ़ से ही मिले हैं, तो भारत में जौ के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़। अब देखिए, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज, ये चीज थोड़ा सा समझना है। क्यों समझना है, जरा इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये बात भारत के संदर्भ में नहीं की जा रही है, ये विश्व के संदर्भ में की जा रही है। यानी विश्व में सबसे पहले मानव ने कौन सी फसल उगाई, इस चीज को जरा समझिएगा। तो आइए, एक चर्चा है फर्टाइल क्रिसेंट से संबंधित, थोड़ी सी उस चर्चा को हम करते हैं और जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, जरा सा गौर करिएगा, अगर आप समझ पाए तो ये मेसोपोटामिया सभ्यता है और ये मिस्र की सभ्यता है। अभी आगे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, जरा गौर करिएगा, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो इस तरह का कुछ सभ्यता जब भारत में थी, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो दुनिया में भी अन्य जगह कई सभ्यताएं थी। जैसे इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जैसे मिस्र में नील नदी घाटी की सभ्यता थी, चीन में भी एक सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ये सब थी, आगे चर्चा होगी। तो जरा समझिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ भी समकालीन वैश्विक सभ्यताएं थी। ये वाली दोनों जो सभ्यता थी, देखिए इसी का चित्र यहां बनाया गया है। इसी को हम नाम देते हैं फर्टाइल क्रिसेंट। क्या मैं कह रहा हूं, फर्टाइल क्रिसेंट। क्रिसेंट जैसा ये बन रहा है, और फर्टाइल क्यों कह रहे हैं बता रहा हूं। इस वजह से इसको कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यताओं का पालना। क्यों, क्योंकि जंगली लोग सबसे पहले यहीं पे सभ्य हुए थे, सिविलाइज्ड हुए थे। जरा गौर करिएगा, क्या, मैं बहुत ध्यान से समझिए, इसका उपयोग हम कई जगह करने वाले हैं। अभी आगे जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, इसका उपयोग वहां भी होने वाला है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये फर्टाइल क्रिसेंट को क्या कहा जाता है, कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी यहां सभ्यता पनपी। यानी कि पहले लोग जंगली थे और यहां आके सभ्य हो गए। क्यों सभ्य कहा जा रहा है, क्योंकि इन्हीं इसी वाले एरिया में सबसे पहले उन्होंने कुछ फसलों को डोमेस्टिकेट किया, कुछ फसलों को क्या किया, खाद्यान्न खाने के अनुकूल बनाया। जरा गौर करिएगा, 8 फसलें थी और उसमें भी बेसिकली गेहूं, जौ, इस तरह की कुछ फसलों को, ग्रास फैमिली के कुछ पल्सेस भी थे, इस तरह के टोटल 8 थे। उधर नहीं जाना है। तो सबसे पहले कृषि की शुरुआत बेसिकली इसी एरिया में हुई, ठीक। सबसे पहले शहरीकरण बेसिकली यही मेसोपोटामिया में ही होगा। सबसे पहले शहरीकरण के कारण लेखन का विकास यही होगा। उस लेखन के विकास के बाद आगे सुमेरियन सुमेरियन जो एक शहर हुआ करता था, सुमेरी लैंग्वेज, अक्कदी, बेबीलोनिया, इस तरह का सारा डेवलपमेंट सबसे पहले यही होगा। इसका उपयोग हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी करेंगे, आगे मैं बताऊंगा। तो ये जो फर्टाइल क्रिसेंट है, यही सबसे पहले सभ्यता पनपी, इसी वजह से इसको कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, सभ्यता का पालना कहते हैं, क्योंकि लोग यही सबसे पहले सभ्य बने थे। एग्रीकल्चर कर रहे हैं, धीरे धीरे शहरों का विकास होगा, यहाँ पे पहिया आएगा, मृदभांड आएगा, सारी चीजें यहाँ शुरू होंगी, ठीक। तो सबसे पहले बेसिकली जो वैश्विक लेवल पर मानव ने प्रयुक्त किया था वो था जौ, ठीक। जैसे अगर ये प्रश्न जो मैं यहाँ पूछ रहा था, जरा गौर करिए,
कि मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज क्या था? जौ। और वो बेसिकली कहां पे? फर्टाइल क्रिसेंट में, और 9000 10000 बीसी के अराउंड। वैसे तो गेहूं भी था, मैं आपको बताऊं, लेकिन गेहूं की जो दो किस्में थी, दो अलग किस्में थी, बाद में जो उस किस्म से इवॉल्व हुआ, खैर उतनी जानने की चीजें नहीं है, बस इतना खैर आप समझ लीजिए कि अगर पूछा जाए मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज, तो वो अनाज कौन सा था? जौ। और वो कहां बेसिकली पैदा किया गया था? इसी फर्टाइल क्रिसेंट में पैदा किया गया था। ठीक, तो हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे? इन प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। मेरे ख्याल से इन सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब छोटी सी बस ये चर्चा और है, इसके बाद नवपाषाण काल समाप्त हो जाएगा। क्या चर्चा है जरा समझ लीजिए, इसके कुछ स्थलों को देख लीजिए। मेहरगढ़, मेहरगढ़ के बारे में आप काफी कुछ पढ़ चुके कि भाई वहां क्या क्या मिला, 7000 बीसी में मिला। जो एक महत्वपूर्ण बात है, इसमें नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक सातत्यता पाई जाती है। चौपानी मांडो में आपने क्या पढ़ा था, जरा गौर करिए। पूरा पाषाण से लेकर नवपाषाण काल तक के साक्ष्य मिलते हैं, एक कंटिन्यूटी मिलती है, यानी तीनों काल में ये स्थल एग्जिस्ट किया। जबकि मेहरगढ़ में डिफरेंशिएट करिएगा, नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक सातत्यता पाई जाती है, कंटिन्यूटी पाई जाती है, साक्ष्य मिलते हैं। इस बात को डिफरेंशिएट करिए। जी, कुछ अन्य साइटें हैं, कश्मीर वाली स्पेशली, बुर्ज होम और गुफ कराल, उनसे भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका रीजन है कि यहाँ कुछ ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी जो वो नॉर्मली अन्य किसी नवपाषाण कालीन स्थल पे नहीं दिखती। वो क्या प्रथाएं थी? तो बुर्ज होम का मतलब जरा समझिए, जैसे इसको, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जन्म का स्थान। ठीक, जो प्रथा मैं बता रहा था कि यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को भी कब्र में दफनाया गया था, ये कुछ अजीब टाइप की प्रथा थी। ये बेसिकली नॉर्मली अन्य किसी नवपाषाण कालीन स्थल में इसके साक्ष्य नहीं मिलते, इसी वजह से इससे बार बार सवाल भी पूछे जाते हैं। तो गर्तावास कश्मीर में है, कुछ इस तरह की अन्य विशेषताएं भी हैं इस साइट्स की। इसी तरह गुफ कराल भी एक साइट है कश्मीर की, कश्मीर में है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, और यहाँ से भी गर्तावास वगैरह मिलते हैं। अब चौपानी मांडो जानबूझ के यहाँ मैंने लिख दिया, क्यों? नवपाषाण काल के स्थल आप पढ़ रहे हैं, तो चौपानी मांडो तो नवपाषाण में भी आएगा भाई। ठीक, और मेहरगढ़ से अंतर करिएगा। मेहरगढ़ क्या है? नवपाषाण से हड़प्पा तक कंटिन्यूटी, और ये क्या है? पूरा पाषाण से नवपाषाण तक कंटिन्यूटी। इसके अलावा एक साइट और है, श्रृंगवेरपुरम। ठीक, झूसी इलाहाबाद में ये साइट है। ठीक, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? नवपाषाण कालीन स्थल देख रहे थे। ठीक, सबसे पहले तो एंशिएंट के कुछ बेसिक्स को मैंने बताया, ताकि एंशिएंट की एक बेहतर समझ हो सके। ठीक है, उसमें इतिहास को स्रोतों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है, प्राग इतिहास, आद्य इतिहास, इतिहास, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, इस तरह की चर्चाएं की। बीसी और एडी के बारे में चर्चा की। ठीक, उसके बाद बेसिकली जरा गौर करिए, मैंने आपको एवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव का उद्विकास, यानी पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई तब से आदमी कैसे एग्जिस्टेंस में आया, होमो सैपियंस कैसे बना, और मानव के उद्विकास के बाद जो चैप्टर मैंने उठाया पाषाण युग का, जरा गौर करिएगा। पाषाण युग यानी स्टोन एज का मैंने चैप्टर उठाया, तो मानव के उद्विकास से देखिए पाषाण युग कनेक्टेड है। ठीक, कैसे कनेक्टेड है मैंने आपको विस्तार से बताया। अब पाषाण युग में फिर मैंने आपको पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण बताया। ठीक, नवपाषाण के अंत तक आते आते मनुष्य धातुओं का प्रयोग करना चालू कर दिया। सबसे पहले जो धातु उसने प्रयोग की थी वो थी तांबा। तो जरा गौर करिएगा, अब मनुष्य क्या कर रहा है? पत्थरों का तो प्रयोग कर ही रहा है, साथ में तांबे का भी प्रयोग कर रहा है, यानी तांबा और पत्थर दोनों। अब इसी वजह से पाषाण युग के बाद जो चर्चा कनेक्ट होगी वो ताम्र पाषाणिक युग के बारे में होगी, यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जब मनुष्य, या जिसको चैल्कोलिथिक कल्चर कहते हैं, जब मनुष्य तांबे के साथ साथ पत्थरों के भी औजारों का प्रयोग करने लगा। अब तांबा तो मिल ही गया है, आगे इसी में टिन विन मिला के कांसा भी बना देगा। ठीक, तो जरा समझिए। तो अब इसके बाद जो चर्चा होगी वो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के बारे में होगी, एक छोटी सी चर्चा है, और हम देखेंगे कि उससे किस तरह के सवाल पूछे गए। तो आगे अगले लेक्चर में हम उस चीज को कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आज के इस लेक्चर पर बेस्ड जो कुछ प्रैक्टिस प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। पहला, मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में मानी जाती है। दूसरा, आधुनिक मानव उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है। तीसरा, भारत में मानव के जीवाश्म सर्वप्रथम शिवालिक पहाड़ी से मिले। ए, 1 तथा 2, बी, 2 तथा 3, सी, 1, 2 तथा 3, डी, केवल 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी,
यानी सिर्फ एक कथन असत्य है कि भारत में मानव के जीवाश्म सर्वप्रथम शिवालिक पहाड़ी से मिले हैं। गौर करिएगा, अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने उसमें क्या बताया है और उन बारीकियों को समझिएगा। एक चर्चा छोटी सी यहाँ मैं कर देना चाहता हूँ कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में मानी जाती है। तो जब प्रश्न आए तो आप अफ्रीका ही टिक करिएगा। वैसे मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ। बेसिकली इस पे दो ओपिनियंस हैं और दोनों एकदम अपोजिट हैं। एक को बोलते हैं रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल, मतलब विद मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल। मतलब क्या है कि पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में मानव का विकास अलग अलग हुआ। वो लोग ऐसा प्रमाण देते हैं कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में हैं, इस तरह की बातें करते हैं। दूसरा है बेसिकली रिप्लेसमेंट मॉडल विद अ सिंगल ओरिजिन इन अफ्रीका। इसको प्रतिस्थापन मॉडल कहते हैं। नाम से आपको स्पष्ट होगा कि आदि मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ, ठीक है। इथियोपिया के ओमो वगैरह से साक्ष्य मिले हैं, इस तरह की चीजें वो कहते हैं, और यहाँ से मानव विश्व के विभिन्न भागों में गया। तो लेकिन जब प्रश्न इस तरह का फैक्चुअल आए तो आप अफ्रीका में मानी जाती है तो आप इसको जो है सही मानिएगा, ठीक है।